Very good morning to all of you. I'm Dr. Kiran. I'm working as a medical advisor at Lupin, and I think all of you are aware that we have started this campaign, the Men's Health Awareness Campaign. So this is our 6th episode today, and we are going to discuss this very interesting topic today with our subject expert, Dr. Sanjay Pandey sir. So today's topic of discussion is about मेल ऑर्गन डिफॉर्मिटीज. सो ये मेल ऑर्गन डिफॉर्मिटीज में बहुत कुछ चीजें हम लोग आज डॉक्टर संजय पांडे सर के साथ डिस्कस करेंगे. बहुत सारे इश्यूज है, जैसे पेरोनिस डिसीज हो गया, एपिस्पीडियास, हाइपोस्पीडियास, एम्बिगस जेनेटिका, बहुत कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर संजय पांडे सर. सर आपका बहुत बहुत स्वागत है. मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, जैसे आप लोग अवेयर है, डॉक्टर संजय पांडे सर इज currently working as a head of Department of Androurology and Reconstructive Urology at Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, Mumbai. Sir, before starting today's session, I would like to request you, सर, इतने 5 एपिसोड्स का हम लोग का जर्नी रहा है, तो उसके बारे में एक थोड़ा ब्रीफ में रिकाप दीजिए. डॉक्टर किरण, गुड आफ्टरनून सब श्रोताओं को जो आज संडे के इस अवसर पे थोड़ा सा अपना समय निकाल करके मेंस हेल्थ के बारे में एक कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जिसपे एक वार्तालाप के द्वारा और जिसमें आपके क्वेश्चंस के द्वारा जो आप डॉक्टर किरण पूछते हैं, जो इन श्रोताओं के थ्रू आता है, उससे आइडिया मिलता है कि सोसाइटी में मेंस हेल्थ की जो नेग्लेक्ट या उसकी जो मिथ्या, जो मिथ्स हैं, उसे कैसे आगे बढ़ रहे हैं. तो जो हमने जर्नी शुरू की थी 10 जनवरी को, और जिसमें हमने प्रॉमिस किया था 10 कदम एक साथ चल करके आगे बढ़ेंगे, और पुरुषों की इस हेल्थ की इशू जिसको हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल छुपा हुआ है, जिसकी डिस्कशन नहीं हो पाती है, जो बहुत हद तक शाउडेड रहता है, डिफिकल्टी में एक्सप्रेस करने में, उसमें बहुत आगे बढ़ चुके हैं. पिछले 5 एपिसोड्स की जो फीडबैक हमारे पास आई है और जो फीडबैक्स आप लोगों ने हमें पास किया है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस हर बार आते रहते हैं प्रोग्राम के बाद, आई थिंक खुशी की बात है कि हम लोग एक तरफ उन मिथ्स जिसके आधार पे शायद बहुत लोग कंफ्यूज या डिफरेंट रास्ते में जा रहे होते हैं, दूसरा उन ट्रीटमेंट इश्यूज के बारे में, जिसमें इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें मेल फर्टिलिटी, जिसमें प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, जिसमें वेरियस ट्रिक्स और टेक्निक्स के बारे में, और एक डॉक्टर और पेशेंट का इसमें वार्तालाप होना और पार्टनर का पार्टिसिपेशन होना और कैसे आगे बढ़ना, इन सब चीजों पे बहुत बात हुई है. और इन सब चीजों में श्रोताओं का जो क्वेश्चन आया है वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन रहा, जो सोसाइटी की एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रही है, जहां पे शायद मेडिकल फ्रैटर्निटी और सोसाइटी का वो वार्तालाप कभी हो ही नहीं पाया. तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट जो बिल्कुल गैप रह गया, उस गैप को फुलफिल करने की ये जो एक पार्टनरशिप शुरू हुई है, मैं धन्यवाद देता हूँ लुपिन इंडिया को और डॉक्टर किरण आपको. आप सारे श्रोताओं से इतना बढ़िया कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और उस तरह के नए नए क्वेश्चन लेके आते हैं हर बार. तो इससे क्या होता है, सोसाइटी की जो मन में जो बातें हैं, धन्यवाद. और आप सबका जब ये क्वेश्चंस आता है तो याद रखें कि आपके क्वेश्चंस डॉक्टर किरण में बताते नहीं कि कहां से आ रहा है, तो आपके क्वेश्चंस बिल्कुल वेलकम है, बिकॉज क्वेश्चंस ब्लाइंडेड होते हैं. इससे हमें आइडिया मिलता है कि सोसाइटी की एक्चुअली रूपरेखा क्या है मेंस हेल्थ के अलग अलग पैटर्न्स पे. तो आज जानने को मिलता है, पिछले 5 एपिसोड्स में इतना कुछ जानने को मिला कि पुरुषों के दिमाग में, पार्टनर्स के दिमाग में, और फिर ग्रोथ होते होते, पार्टनरशिप होते होते जो भी चेंजेस हो रही है, उन चेंजेस में आप कैसे अपने डॉक्टरों के पास जा पाते हैं, कैसे उनसे मिल पाते हैं, किस तरह की ट्रीटमेंट हो पाती है. आई थिंक हम बहुत आगे आ चुके हैं, एक्चुअली सोसाइटी के बहुत करीब आ चुके हैं इन सब क्वेश्चंस के डिस्कशन में. तो डॉक्टर किरण, आपके क्वेश्चन का हमें इंतजार रहता है. आपके क्वेश्चंस एकदम बाउंसर्स होते हैं और वो हेल्प करते हैं दरअसल सोसाइटी की बातचीत को समझना और उनके क्वेश्चंस को आंसर करना. तो आई थिंक ये जर्नी जो आज कोकिलाबेन हॉस्पिटल के दूसरी मंजिल पे डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी, एंडोलॉजी और रिकंस्ट्रक्टिव सब्जेक्ट्स के जो डिपार्टमेंट है, जहां हमारी टीम की तरफ से आभार है कि आप लोगों ने इस तरह का एक टॉपिक चूज किया है, जिसपे हम 10 कदम अपने मित्रों के साथ इस देश दुनिया में एक साथ जा पा रहे हैं. आई थिंक लुपिन इंडिया और आपका बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. Thank you for this brief recap. So let's start today's topic of discussion. मेंस हेल्थ की बात डॉक्टर संजय पांडे सर के साथ. सर, हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही बेसिक से, क्योंकि आज का टॉपिक हमारा मेल डिफॉर्मिटीज के ऊपर है. तो सर, वी वांट टू नो अबाउट व्हाट काइंड ऑफ different types of male deformities do you observe in your clinical practice?
बढ़िया क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन डॉक्टर साहब। मेल ऑर्गन जो है वो दरअसल ऐसा बना हुआ है जिसमें यूरिनरी पैसेज और मेंस हेल्थ की सेक्सुअल फंक्शन, तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन और यूरिनरी फंक्शन, सेक्सुअल फंक्शन, ये सब इसमें इंग्रेंड है। तो अपने में एक अभिन्न अंग इस तरह का है जिसमें फंक्शंस चेंज होते जाते हैं। जब बचपन में ये ऑर्गन है तो छोटा बच्चा उससे यूरिन पास करता है। जैसे एडोलेसेंस और हार्मोन की चेंज आती है, उस बच्चे को पता चलता है कि ये ऑर्गन स्टिमुलेट भी होता है, इरेक्शंस भी होते हैं, और बाद में एडोलेसेंस के समय और उसके बियॉन्ड पुरुषों को पता चलता है कि इस ऑर्गन के दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो एक तो मेल सेक्सुअल फंक्शन होता है, दूसरा यूरिनरी फंक्शन होता है, दोनों एक ही में इंग्रेंड है। तो ये इस तरह की विचित्र नेचुरल एक बिल्कुल बनी हुई चीज है जिसको हेल्थ की तरह सेफगार्ड करना, जैसे हम पेनाइल हेल्थ की सेफगार्ड करने की बात करते हैं, जो मेंस हेल्थ के एक लार्जर सब्जेक्ट के बीच में आता है। इसमें ऑर्गन्स में डिफॉर्मिटीज हो सकते हैं। डिफॉर्मिटीज यहाँ हो सकता है, मेरी 24 साल की इस करियर में हमने ऐसे 6-7 पेशेंट देखे हैं जिनके मेल ऑर्गन थे ही नहीं, तो सिर्फ 6-7 ही देखा है। तो मतलब ये बहुत ही रेयर और अनकॉमन होता है जहां मेल ऑर्गन जन्म से ही नहीं, बिल्कुल बना ही नहीं, मतलब यूरिनरी पैसेज कहीं और खुल रहा था और बाकी उनके स्क्रोटम और टेस्टिस डेवलप हुए। तो एक तरफ वो, दूसरी तरफ मेल ऑर्गन्स का छोटा होना जिसे हम माइक्रोपेनिस कहते हैं, जो उस एज और उस हार्मोन की प्रोफाइल के आधार पे 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशंस कम है। तो मतलब वो उस उम्र के लिए या उस कैपेबिलिटी के लिए अपने में छोटा साइज होता है, क्योंकि इसका यूरिनरी पाइप से भी रिलेशन है। और अगर हाइपोस्पेडियाज या एपिस्पेडियाज जैसी डिफॉर्मिटी होती है, जो यूरिनरी पाइप की डिफॉर्मिटी है, जिसमें यूरिनरी पैसेज बिल्कुल टिप पे नहीं खुलता, या तो नीचे खुलता है, इसे हाइपोस्पेडियाज कहते हैं, या यूरिनरी पैसेज ऊपर खुलता है शैफ्ट के, मेल ऑर्गन के, तो उससे क्या होता है, पूरी ऑर्गन का छोटा होना, पूरी ऑर्गन का डिफॉर्म होना, पूरी ऑर्गन का पनप के उस तरह से फॉर्म नहीं होना, ये अपने में एक विचित्र इश्यू होती है। और इसका जैसे जैसे ग्रोथ होता है, और आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो हम बात करेंगे कि इनकी डिफॉर्मिटीज कैसे फ्यूचर में हमें तंग करती है। तो ये एक तरह की कंजेनिटल जन्म से डिफॉर्मिटी हो सकती है जिसमें ऑर्गन है ही नहीं, ऑर्गन बहुत छोटा है, ऑर्गन कंसील्ड है, ऑर्गन यूरिनरी पैसेज के आधार पे, हाइपोस्पेडियाज और एपिस्पेडियाज के आधार पे छोटे बच्चों में ऑर्गन अपने में डिफॉर्म लगता है, ग्रोथ उसकी वैसे नहीं हो पाती है। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हार्मोन चेंजेस के कारण शायद पेनाइल ग्रोथ या मेल ऑर्गन की ग्रोथ हो नहीं पाई। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्वायर्ड फिनोमिना होता है। एक्वायर्ड डिजीजेस में याद रखेगा, एक तो हो सकता है किसी तरह की इंजुरी, किसी तरह के एक्सीडेंट होना, किसी तरह के ऑपरेशन या ट्रॉमा के बाद उनका ऑर्गन अलग हो जाना, अलग ऑर्गन की अलग कैपेबिलिटी होना और नए सिरे से जानना। दूसरा, एक्वायर्ड डिजीजेस में ये भी होता है कि ऑर्गन डिविएट होना, ऑर्गन का बेंड होना। तो एक मेल ऑर्गन जो बिल्कुल नॉर्मल ऑर्गन, स्ट्रेट ऑर्गन, थोड़ा बहुत टिल्टेड है, वो अगर बेंड हो जाए तो अपनी कैपेबिलिटी से बहुत पीछे हट जाता है। तो डिफॉर्मिटीज बहुत तरह के हो सकते हैं, ना हो तो छोटा हो तो यूरिनरी पैसेज के आधार पे ग्रोथ नहीं हो पाना, या इंजुरीज, एक्सीडेंट, सर्जरी के बाद उसके डिफॉर्मिटी होना, या फिर स्पॉन्टेनियसली मेल्स में मैच्योर ईयर्स में एक तरह का बेंड डेवलप होना या टिल्ट डेवलप होना। ये तरह की डिफॉर्मिटी बड़ी लार्ज सब्जेक्ट हो जाती है डॉक्टर साहब। ओके, परफेक्ट सर। सर, आप बात कर रहे थे बहुत सारे डिफॉर्मिटीज में, और एक कॉमन चीज जो है बहुत कॉमनली डिस्कस होता है जब मेल ऑर्गन डिफॉर्मिटी होती है, वो होता है बेंड होना। तो ये व्हाट इज दिस बेंडिंग ऑफ मेल ऑर्गन? जी हाँ, तो ये कॉमन, इतना अनकॉमन नहीं है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ये मरीज रिपोर्ट नहीं कर पाते तो शायद इस पर बात नहीं हो पाती। पर याद रखिएगा, मेल ऑर्गन का बेंड होना, जैसा मैंने ये मेल ऑर्गन दिखाया, और मेल ऑर्गन अगर बेंड हो जाता है तो फिर मेल ऑर्गन केपेबल नहीं होता है अपने मेल फंक्शंस, रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल फंक्शंस को मेंटेन करने में। इस बेंड को या तो जन्म से ही है, जैसे जैसे मेल ऑर्गन बनना शुरू हुआ, डेवलप होना शुरू हुआ हार्मोन्स के बाद, प्यूबर्टी के बाद, जिसे हम कहते हैं कंजेनिटल कर्वेचर, जो जन्म से ही कर्वेचर था लेकिन दिख नहीं रहा था, जब हार्मोन्स की एक्टिविटी हुई तो दिखता है, तो इसे कंजेनिटल कर्वेचर कहते हैं। जब से बच्चे ने होश संभाली है, या जब से एडोलेसेंट के बाद होश संभाली है, देखते कि मेरा तो बेंड ही है, एंगुलेटेड है, उसे नॉर्मली लगा है, लेकिन बाद में जब मेल फंक्शन की एक्टिविटी आती है 20-25-50 साल बाद, तो पता चलता है अरे ये तो बिल्कुल वो है जो एबनॉर्मल है, हम केपेबल ही नहीं हो रहे अपने पार्टनर के साथ। पर उससे भी कॉमन प्रॉब्लम वो है जिसमें एक एक्वायर्ड फिनोमिना होता है, जिसमें एक बेंड डेवलप होती है, इसे हम कहते हैं पेरोनीज डिजीज। सो पेरोनीज डिजीज ला पेरोनी के नाम पे है, जिन्होंने इसे उस जमाने में फ्रांस में आइडेंटिफाई किया था। और उसके बाद इस डिजीज की जो प्रकोप देखी गई, और पुरुषों में ये बीमारी उतनी अनकॉमन नहीं जितनी जानी जाती थी, बिकॉज शायद लोग आके आगे बोलते नहीं थे, शर्माते थे, शायद काम चला लेते थे, शायद इससे किसी बहाने एडजस्ट कर लेते थे।
पर आज क्योंकि इसकी इतनी अवेयरनेस हो रही है, जैसे आपकी प्लेटफॉर्म से आज जिस तरह की अवेयरनेस हुई और जिस तरह के हमारे पिछले एपिसोड्स में क्वेश्चंस आए, पेरोनीज डिजीज उतनी अनकॉमन प्रॉब्लम नहीं है जितना हम सोचते हैं। अनकॉमन बहुत है टिल्ट होना, मेल ऑर्गन का लेफ्ट या राइट या आगे पीछे टिल्ट होना, लेकिन ऑर्गन का बेंड होना, और बेंड ऐसा होना कि आपकी पेनिट्रेटिव कैपेबिलिटी, आपकी मेल फंक्शंस की कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी पेनिट्रेटिव कैपेबिलिटी नहीं है। ये डॉक्टर साहब एक फिनोमेना हम जैसे रेफरल सेंटर्स को देखने को मिलता है, हम इसे पेरोनीज डिजीज कहते हैं। पेरोनीज डिजीज वो हुआ जिसमें एक्चुअली एक तरह की एक्वायर्ड बेंड डेवलप हो रही है, और सिर्फ बेंड विजुअली डेवलप नहीं हो रही, उसके साथ कुछ सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें इसमें दर्द हो रहा है, दर्द से शुरू हुआ, कुछ लोग खुद ही फील करते हैं और देखते हैं उसमें कोई स्कार है, उसमें कोई हार्डनेस डेवलप हो गई है, और कुछ लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिवली मेरा बेंड पिछले 6 महीने से 2 साल से हो रहा है, और वो बेंड इतना ज्यादा हो चुका है कि आप मैं केपेबल नहीं हूं, परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो पेरोनीज डिजीज का कर्वेचर, ऑर्गन की डिफॉर्मिटी लाना, जो एक एक्वायर्ड फिनोमेना है, ये पुरुषों की एक इशू है जो आदमी को जरा मॉरली बहुत डाउन कर देता है। तो सर ये क्या कुछ कॉमन कॉजेस हो सकते हैं, क्या कुछ रिस्क फैक्टर्स है इसके पीछे? डॉक्टर साहब, पेरोनीज डिजीज बहुत हद तक इडियोपैथिक कही गई है, इसके कारण दरअसल खोजे नहीं जा चुके, लेकिन इसका कुछ लिंक देखा गया है। इसका लिंक देखा गया है कि ये इस तरह का स्कार डेवलप होना, पेनाइल ऑर्गन में जो स्कार डेवलप होना, तो वो हार्ड होता जाना और फिर वो बेंड होना, ये माना गया है कि कोई माइक्रो ट्रॉमा, पेनाइल रिपीटेड स्मॉल पेनाइल इंजुरीज के कारण होना सबसे कॉमन कॉज देखा गया है। देखा गया है कि इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस के कारण इनके जो शीथ होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे पामर फेशिया है, पैरों पे तलवे पे प्लांटर फेशिया है, फेशिया उस तरह की एक तरह की बैंड होती है, उन बैंड्स का कहीं फाइब्रोसिस हो जाना, कहीं फॉर्मनेस हो जाना देखा जाता है। तो इसमें एक एस्टैब्लिश की गई है कंटिन्यूटी, इसमें देखा गया है कि जिन लोगों को पेरोनीज डिजीज की ये बेंड देखी गई, जिसमें कुछ स्कार देखा गया है, जो हम मानते हैं कि हर समय माइक्रोट्रोमा के कारण ना हो, उनमें इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस के आधार पे बाकी फेशिया में भी चेंजेस देखी गई है। एग्जाम्पल, पामर फेशिया में किस तरह कॉन्ट्रैक्चर होना, जिसे हम अपनी भाषा में डोपेट्रिन्स कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं, या प्लांटर फेशिया पैरों के तलवे में कुछ तरह का बेंड, कुछ तरह की टाइटनेस, कुछ तरह का पेन, कुछ तरह के डिस्कम्फर्ट, जिसे हम प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं। तो ये सब एक तरह की जनरलाइज स्कार फिनोमेना, जनरलाइज इम्यूनोलॉजिकल चेंज की भी एक तरह की सिंड्रोम होती है। तो याद रखिएगा, इन सब डिजीजों में अभी तक हम शायद कॉज खोज नहीं पाए, लेकिन उसके इल इफेक्ट्स तो देखने को मिलते हैं, उसके इल इफेक्ट्स मरीजों के लिए देखने को मिलते हैं, जिसमें मरीज इसमें मुश्किल में गुजरते हैं। पर देखा अगर जाए फाइनली, तो इस तरह का बेंड माना गया है कि प्रोग्रेसिव बेंड है, तो ऐसा नहीं कि अपने आप ही ठीक हो जाए, अपने आप स्टेबलाइज हो जाए, लेकिन अपने आप ठीक नहीं हो जाए। ठीक नहीं, राइट सर। सर जब ये पेशेंट ये सब कंडीशन से सफर करते हैं, तो क्या कैसा प्रेजेंटेशन रहता है, कैसे पेशेंट कंप्लेन करते हैं, या फिर साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल। देखिए डॉक्टर किरण साहब, ये बिल्कुल पेशेंट के लैंग्वेज में ही है, डायग्नोसिस पेशेंट बता रहा होता है, पेशेंट आके बोलता है, पेशेंट फोटो कैरी कर रहा होता है अपने मोबाइल फोन में और कहता है डॉक्टर साहब ऐसा है कि आपका नाम सुना है, या हम इसकी ट्रीटमेंट करा रहे थे वगैरह वगैरह, और अब हमें देखने में आया है कि हम बिल्कुल इनकेपेबल हो गए। तो पहले तो कुछ काम हो पा रहा था, हम बिल्कुल पेनिट्रेटिव कैपेबिलिटी में नहीं, हमारे रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल फंक्शन की जो कैपेबिलिटी थी एज अ मेल वो घटती जा रही है। तो ये प्रोग्रेसिव है। तो या तो पेशेंट बताता है कि मेरे को पेनाइल पेन हो रहा है, पेनाइल शाफ्ट पे पेन हो रहा है, या कर्वेचर या इरेक्शन के समय पेन होना, या फिर पेन इरेक्शन के साथ होना और जब इरेक्शन खत्म होना तो पेन ठीक हो जाना, इरेक्शन में बेंड दिखना, पेनाइल शाफ्ट की श्रिंकेज दिखना, और फाइनली इरेक्शन ना हो पाना, ये प्रोग्रेसिव चेंजेस है। तो शुरुआत हो सकता है पेन से, जो शायद पेन सेटल हो जाए, मरीज आके बोलेगा पहले बहुत पेन था, पेन तो ठीक हो गया डॉक्टर साहब अपने आप ही, या हमने कुछ दवाइयां खाई वगैरह वगैरह, लेकिन अब जो बेंड आया वो बेंड नया आया है। तो स्टार्टिंग पॉसिबली विद पेन और विद अ पैल्पेबल स्कार और विद अ डिफॉर्मिटी विच इज प्रोग्रेसिंग। तो या तो डिफॉर्मिटी प्रोग्रेस कर रहा है, या स्कार पैल्पेबल है और फिर दिमाग में एक तरह की चोट पहुंच रही है कि ये कहां से आ गया और ये क्या कर रहा है, और फाइनली डिस्कम्फर्ट या पेन। तो कुछ लोग पेन के कारण इरेक्शन हो नहीं पाता, कुछ लोग की इरेक्शन केपेबल नहीं होती, कुछ लोग का बेंड अपने आप में इतना डिफॉर्म्ड है कि वो परफॉर्मेंस के लायक ही नहीं है, और फिर अपनी घबराहट में अपनी कैपेबिलिटी और अपनी दाम्पत्य जीवन में पार्टनरशिप में केपेबल नहीं रहते, तो बहुत मायूस रहते हैं और फिर ट्रीटमेंट खोजते रहते हैं। और फाइनली वो लोग जो मैच्योर हो जाते हैं उनकी बेंड बिल्कुल पेनलेस हो सकती है, या फिर फाइनली ऑर्गन श्रिंक होता जाता है, या फिर ऑर्गन में इरेक्शन पावर्स घट जाते हैं। तो इसके प्रेजेंटेशन इस तरह से बहुत तरीकों से हो सकता है।
राइट सर, राइट। सो सर, ये अगर पेशेंट सफर कर रहा है ये कंडीशन से, तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे हैम्पर हो सकता है? तो अगर मैं कॉम्प्लिकेशन शब्द आपका सुनूं तो मैं इसको एक टर्म में बोलूंगा, ये साइकोसोमैटिक फिनोमेना लेके आता है। साइको मतलब मेंटल इश्यूज लेके आता है, और सोमैटिक मतलब बॉडी की इशू लेके आता है। तो बॉडी मेंटली आदमी को डिप्रेस करता है। तो ये आदमी की आप पूरी इनकी कॉन्फिडेंस देखेंगे तो कॉन्फिडेंस बहुत लो। इनको ऐसा लग रहा है कि ये फिर एक और ओपिनियन ले रहे हैं इसी कोशिश में कि शायद ठीक हो जाएंगे क्या, पर हमें पता है कि इनको कैसे आगे ले जाना होता है। तो मेंटली काफी उतने दुरुस्त नहीं रहते जितने एक जमाने में थे। इसको मान लिया है कि ये तो जरूरत है। तो डॉक्टर देखा जाए फाइनली कॉम्प्लिकेशन के नाम से मॉरली बहुत डाउन हो जाना, ट्रीटमेंट ना पाना, प्रोग्रेसिव अपने बॉडी में चेंज देखना, किसी को बता ना पाना, ये सब अपने में कॉम्प्लिकेशन है। बहुत बार पार्टनर्स खींच के लाती हैं मरीजों को, जैसे बाकी ईडी में और बाकी सब्जेक्ट्स में भी होता है, पार्टनर्स ही अपॉइंटमेंट लेती हैं। बहुत बार पुरुष आते हैं हिचकिचाते हुए आते हैं, तो हेजिटेशन किसी भी सब्जेक्ट अगर यूरोएंड्रोलॉजी में है तो वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और कर्वेचर में है। कर्वेचर में आदमी को एग्जामिन करना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है, उनकी कर्वेचर को इवालुएट करना पड़ता है फोटोग्राफ से, इंजेक्टेबल से। तो ऑब्वियसली जो शर्म नाम की चीज है वो थोड़ी इतनी ज्यादा रहती है कि लोग हिचकिचाते हैं। आज दुनिया बदल चुकी है, इस तरह के प्लेटफॉर्म के द्वारा हम और आप बात कर पा रहे हैं, और हमारे जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, और मैं कुछ क्वेश्चंस देख रहा हूँ, इससे मैं आइडिया मिल रहा है कि लोग इसके बारे में सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, और ठीक होना चाहते हैं। कोई इस तरह की डिफॉर्मिटी के साथ रहना नहीं चाहता, और डिफॉर्मिटी जब करेक्टेबल है तो डिफॉर्मिटी को क्यों नहीं ट्रीट करें। तो ऑब्वियसली यस सर, इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफी हद तक साइको और सोमैटिक होते हैं। सोमैटिक मतलब बॉडी की चेंजेस हो रही हैं और आप उसकी उसकी पीड़ा में हैं, दर्द में भी हैं, पीड़ा में भी है, मेंटली और फिजिकली। और साइकोलॉजिकली आप डाउन होते जा रहे हैं। आप बहुत ही अच्छे ओहदे पे होंगे या बहुत ही अच्छे कैपेबिलिटीज में होंगे, पर सब कुछ आपको डाउन कर देता है, बिकॉज आपकी इंटरनल जो एक रिमोर्स है वो बढ़ती जाती है। यस सर, आई टोटली एग्री सर। हेजिटेशन तो बिल्कुल है वहां पे। तो सर, ये अगर ऐसे पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, आते हैं, तो आप डायग्नोसिस कैसे करते हो इनका? क्या कुछ टेस्ट है या फिर क्या अलग एग्जामिनेशन है? मेल जेनाइटल ऑर्गन्स की जो प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से लेकर के प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से लेकर के इनफर्टिलिटी से भी हम आगे जिन जिन टॉपिक को टच कर चुके हैं, आज पेरोनी डिजीज की अगर आपने बात छेड़ी है, ये सब मरीज बोल देता है। मरीज बेचारा हिचकिचाते हुए फाइनली आप इस टेबल के अक्रॉस जब मरीज बैठता है और हमारी दोस्ती होती है अगले 20 मिनटों तक, जहां पे हम उनको इंटरोगेट नहीं कर रहे होते, पर दोस्ती के आधार पे पेशेंट से वो क्वेश्चन पूछ के निकाल रहे हैं, और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट में वो सारा कुछ निकाल लेते हैं। पेशेंट बताता है कि मेरे को पहले पेन था, उसके बाद धीरे धीरे ये पेनाइल शाफ्ट बेंड होता जा रहा है, और बेंड इतना हो चुका है कि ये अभी दर्द तो है ही है, दर्द घट रही है, बढ़ रही है, लेकिन ऑर्गन की डिफॉर्मिटी जे शेप, एस शेप, अलग अलग शेप्स में होती जा रही है, जो अपने को इनकेपेबल बना रहा है। तो ऑब्वियसली क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हमें वो प्लाक या वो स्कार या वो हार्डनेस दिखती है, जो शायद कभी थी नहीं। जो नॉर्मल जो हम 20-25 लोग को हर दिन 50 लोग को एग्जामिन करते हैं, उसमें ये इस तरह की पेनाइल डिफॉर्मिटी या इस तरह के ऑर्गन में वो स्कार्स नहीं दिखते। तो इन स्कार्स का दिखना, इन स्कार्स को पैल्पेट करना, उनके फोटोग्राफ्स को देख पाना इरेक्टाइल स्टेज में कि किस तरह की डिफॉर्मिटी ला रही है, और फिर पेनाइल डॉपलर अल्ट्रासाउंड के द्वारा ये देख पाना कि उसकी स्कार की एक्सटेंट क्या है, वो बक्स फेशिया में है, वो नीचे जाकर के कॉर्पोरा को इन्वॉल्व कर रहा है, उसकी प्रकोप कहां तक जा रही है ऑर्गन के अंदर, वो इंपॉर्टेंट है। एक है कि मल्टीपल प्लाक्स है जो उसकी डिफॉर्मिटी को ज्यादा अलग अलग शेप दे रहा है। तो डायग्नोसिस बहुत हद तक बन जाता है, बिकॉज डायग्नोसिस में हम ट्रीटमेंट को साथ साथ लेके जाते हैं, मरीज को डायग्नोस करते जाते हैं, उनकी थेरेपी में साथ साथ रहते हैं, और उनकी ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो डायग्नोसिस के लिए बिल्कुल कुछ सर। इवालुएशन होते हैं, जिसमें कुछ हार्मोन प्रोफाइल की जरूरत पड़ सकती है अगर इरेक्टाइल लॉस बहुत हो चुका है, ऑर्गन बहुत श्रिंक हो चुका है, और वहां से आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो कुछ इमेजिंग डॉपलर अल्ट्रासाउंड के आधार पे, कुछ उनके अपने इमेजिंग जो फोटोग्राफ है, उससे अच्छा कोई इमेजिंग नहीं हो सकता। वो दिखाते हैं आपको कि कैसे करेक्ट करना है, कहाँ क्या एंगुलेशन है, तो वो हर एंगल में फोटो लेके में दिखा देते हैं। तो आज के मरीज इन सब बीमारियों में, एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, जितने ही मेंटली शायद डाउन हो जाते हैं, उतने उनको इंप्रूव करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए इस तरह की एक पार्टनरशिप होती है, जो एंड्रोलॉजिस्ट हर शहर में, जहां भी आज हमारे श्रोता बैठे हैं भारतवर्ष में और जो भी नेबरिंग कंट्रीज में, हर शहर में यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजी की प्रैक्टिस करते हैं। हर शहर में यूरोलॉजिस्ट जिनका एंड्रोलॉजी की तरफ रुझाव है, जो मेल जेनेटल्स पे काम करते हैं, वो इस पे बहुत हद तक आगे बढ़ते हैं और आपको आइडेंटिफाई करते हैं इवैल्यूएशन में, आपके पार्टनर पार्टिसिपेशन से, आपकी एग्जामिनेशन से, और फिर कुछ टेस्ट और कुछ हार्मोन से, फाइनली आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, डायग्नोसिस की तो बात कर ली। अभी हम जानना चाहेंगे कि क्या इसके ट्रीटमेंट्स है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है? कुछ ड्रग्स है, दवाइयां है, कुछ इंजेक्शंस है, तो जी उसके बारे में जानकारी दीजिए।
जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। देखिए, जो एक प्रोग्रेसिव बीमारी है और प्रोग्रेस कर रहा है, आप उसको प्रोग्रेशन को हॉल्ट करने की कोशिश करना चाहते हैं, जो बहुत बार हॉल्ट करना आसान नहीं होता डॉक्टर किरण, क्योंकि ये एक प्रोग्रेसिव चीज है। हम 40 साल के हैं और 40 से 50 साल तक 10 साल केक काटते रहेंगे, लेकिन हम रोक नहीं पाएंगे इसे। हम हर बर्थडे मनाते जाएंगे, वैसे ये प्रोग्रेशन होता है और ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। डिजीज आए ऐसे, उस प्रोग्रेशन को अगर हम उसको डेविएट कर पाए, उसके नेचुरल हिस्ट्री को उसको संभाल पाए, इस तरह की कैपेबिलिटी अगर हम ला पाए, तो दवाइयों का फायदा होता है। तो दवाइयां हैं, इरेक्टाइल फंक्शन को मेंटेन करना, पेन को खत्म करना, बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, याद रखिएगा। पेन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है पेरोनी डिजीज का, जिसमें अलग अलग तरह के पेन, पेन हर समय रहना, इरेक्शन के समय पेन होना, इरेक्शन के बाद भी पेन रह जाना, ऑर्गन की डिफॉर्मिटी के साथ साथ पेन होना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली उनकी इरेक्टाइल फंक्शन, तो अगर हम पेन का मैनेजमेंट कर पाते हैं, जिसमें पेन ना होने दें, कहीं आपको चोट लगती है तो दर्द होता है, तो आप दर्द की ट्रीटमेंट करते हैं, यहाँ पे आप पेन ना होने दें, तो उस तरह के नाउ मॉडिफायर्स हम यूज करते हैं जिसमें पेन नहीं होने देते, वो इंपॉर्टेंट है। तो इससे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मेरा तो पेन हो ही नहीं रहा, मेरे खुशी की बात है। जब तक वो हो रहा है, हमें पता है कि शायद डिजीज प्रोग्रेस हो रहा होगा, हम शायद मरीज को बता ना पाए, हर बार हम शायद सच नहीं बोल पाते, कुछ कुछ हमें होल्ड करना पड़ता है सच, क्योंकि मरीज मायूस ना हो। और वो जो हम सच होल्ड करते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट के आधार पर देते हैं, उनके इरेक्टाइल फंक्शन को मेंटेन करते हैं, उनके पार्टनर की पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है जानने के लिए ये पुरुष कितने केपेबल अपने रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल फंक्शन में। तो इस तरह से हम दवाइयों में इरेक्टाइल फंक्शन को मेंटेन करते हैं, पेन को ठीक करते हैं। और फिर कुछ दवाइयां हैं जो मैं कहूंगा थोड़े नॉन स्पेसिफिक है, थोड़े नॉन स्पेसिफिक है, वो शायद उनकी स्पेसिफिसिटी इन दवाइयों में और इन ट्रीटमेंट में उस लेवल की नहीं रही, लेकिन हमारे पास आज दवाइयां हैं। जैसे एग्जाम्पल ओटावा रही है और बहुत से वेरापामिल रहा है। इन दवाइयों का इफेक्ट अर्ली स्टेजेस में कुछ ना कुछ रहा है। वेरापामिल की जेल हमारे देश में नहीं बनती और नहीं मिलती, ओटावा हमारे देश में आसानी से नहीं मिलती। ये सब दवाइयां बाहर से इंपोर्ट की जाती थी और लोग बाहर से लाते थे। पर इन दवाइयों का याद रखिए डॉक्टर किरण, उतना ही इफेक्ट है। हमें मालूम है, हम मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, तो एक केला छोटा सा बड है, फिर वो केला बड़ा हुआ, फिर वो केला पक गया। अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो आप नेचुरल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना। एक फल का आपको दिखना, बड से लेकर के ग्रोथ हो, बिल्कुल डेवलप होना, उसमें से डिजीज डेवलप या प्रोग्रेस हो रही है। और इस प्रोग्रेस को संभालने के लिए हैंड होल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ट्रीटिंग दोज इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट कंपोनेंट्स। श्रिंकेज की कंपोनेंट है, बहुत बार हम हार्मोन प्रोफाइल से हम उनको टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पर रख सकते हैं, उनके इरेक्टाइल फंक्शन को मेंटेन कर सकते हैं। पर ये सब कुछ एक स्पेशलाइज तरीके से एक एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट नेचुरल हिस्ट्री को डिविएट करने के लिए, जिसमें अगर आपको पेन नहीं है तो आपकी आधी जिंदगी संभल गई। शायद आप पेनिट्रेटिव फंक्शन मेंटेन न करें, पर पेन से तो वंचित हो गए। सुबह उठे अच्छी इरेक्शन है और पेनफुल है, तो आपकी हालत खराब है। तो दरअसल उन सब चीजों को करना जिससे आपको उन पहलू को हम इंप्रूव कर पाए जो पहलू आपको तंग कर रहा है, और बाकी पहलुओं में आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। तो पेशेंट पेन ठीक हो गया, शायद डिफॉर्मिटी से काम चला ले, उसको अब इरेक्टाइल फंक्शन की जरूरत नहीं है। या इरेक्टाइल फंक्शन में दोनों चीजें चाहिए, पेन को भी ठीक करना है, इरेक्टाइल फंक्शन को भी स्टेबलाइज करना है। ये करते करते हम जर्नी में आगे हैं, पॉसिबल है हम इनको बाद में कोई क्यूरेटिव थेरेपी पे ले जा सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। जैसे आपने बात की कि ये प्रोग्रेशन को हम लोग कई तरीके से हॉल्ट कर सकते हैं, तो हमारे श्रोता जानना चाहेंगे सर कि क्या इसका क्योर है, मतलब कुछ सर्जिकल ऑप्शंस है, कुछ ऑपरेशन है? बढ़िया बढ़िया, आपने मेरे पिछले आंसर से एक क्वेश्चन निकाल लिया आपने, बिल्कुल सही। तो क्यूरेटिव थेरेपी, जो क्योर की बात कर रहे थे, अवश्य श्रोता एक तरफ ट्रीटमेंट चाहते हैं, लेकिन फाइनली वो क्योर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हमें डॉक्टर से बार बार नहीं मिलना, हमें ठीक होना है, हमें इसकी अब निदान की जरूरत है, अवश्य। तो हम मैच्योर डिजीज में, पेरोनीज में एक्चुअली ट्रीट करते हैं। जो ट्रीटमेंट करते करते हम उनको देखते हैं कि अब वो स्टेबल है, पेन ठीक हो गया या पेन स्टेबलाइज हो गया, उनकी जो ग्रोथ है वो मैच्योर हो गई, उनकी जो स्कार है वो भी मैच्योर हो गई, उनकी डिफॉर्मिटी अब और नहीं बढ़ रही है, और उसके बाद उनको फिर से रीअसेस करते हैं। ये रीअसेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। रीअसेसमेंट का मतलब ही ये हुआ कि हम जैसे जैसे मरीज को आगे देखते जा रहे थे, हर 1 महीने में मिल रहे थे, 3 महीने में मिल रहे थे, 6 6 महीने में मिल रहे थे, इनकी स्टेबलाइजेशन अगले पिछले 3 महीने से 2 साल में हमने जो भी देखी है, उसमें ये कितने केपेबल रह गए। तो अगर हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट से ये स्टेबलाइज हो गए, इनकी नेचुरल हिस्ट्री डेविएट हो गई, और अगर इनको ट्रीटमेंट का वो पहलू मिल गया जिसमें वो वापस केपेबल हो गए, ऑर्गन का श्रिंकेज नहीं है, इरेक्टाइल कैपेबिलिटी मेंटेन हो गई, पेन खत्म हो गया, और ये वापस पार्टनरशिप में जा पाए, इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जो प्लाक है या जो स्कार जो डेवलप होता है, वो शायद अपने में नहीं जाता। और बहुत बार हम स्कार को नॉर्मली काट के निकालते भी नहीं है, हम स्कार को एक तरह से डीरूफ करते हैं, स्कार को इंसाइज करते हैं और ट्रीट करते हैं। तो आपने जो क्योर का शब्द कहा, उसमें मैं ऑर्गन जो डिफॉर्म हो चुका है, उस ऑर्गन को सीधा करने की जरूरत होती है। जब ऑर्गन डिफॉर्म हो रहा है, ऑर्गन श्रिंक भी हो सकता है, जो डिफॉर्म हो रहा है, जो बेंड हो रहा है, या जिस भी डेविएशन में बेंड हो रहा है, इसको सीधा करने का मतलब दो ही चीज होता है।
ये क्योर करते वक्त हम ऑर्गन को छोटा ना कर दें। तो इसको क्योर करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम इस पार्ट को छोटा कर दें, इस पार्ट को अगर हम सीधा कर दें तो ये ऑर्गन सीधा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये ऐसा बेंड है, ये किसी का मेल ऑर्गन है जो इरेक्टाइल कंडीशन में ऐसा बेंड हो गया। अब ये बेंड को हम सीधा कैसे करें ताकि वो पेनिट्रेटिव कैपेबिलिटी को ले आए? तो एक कैपेबिलिटी होता है जहां ये वाले पहलू को हम इसको जरा सीधा करते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टिचेस लिए, यहाँ पे अंदर खोल करके ऑपरेट किया और फिर ये सीधा हो गया। सीधा होते होते पॉसिबिलिटी है थोड़ा छोटा हो सकता है, तो ये मरीज को पता होना चाहिए, बिकॉज ये एक्सटर्नल ऑर्गन है, इसकी एंग्जाइटी और इसकी फंक्शनैलिटी के अर्थ में एक तरह की डर रहती है। दूसरा, हमने इस ऑर्गन की लेंथ को बिल्कुल टच नहीं किया। ये अगर ऐसा बेंड है तो हमने कॉर्पोरोप्लास्टी के द्वारा हमने इस साइज को बढ़ा दिया। तो ये तो जैसा का था वैसा ही था, लेकिन क्योंकि इस तरफ से शॉर्टनिंग हो रही थी, हमें शॉर्टनिंग को सीधा करना चाहते। तो यहाँ पे स्कार है, हम स्कार को सीधा करने के लिए यहाँ पे इंसाइज करके यहाँ पे कॉर्पोरोप्लास्टी करते हैं। डॉक्टर साहब, कॉर्पोरोप्लास्टी वो हुआ जिसमें हम किसी तरह का एक्सटर्नल ग्राफ्ट यूज करते हैं, जो ग्राफ्ट शायद बोवाइन पेरिकार्डियम है, जो सबसे लेटेस्ट और सबसे अच्छे में है। हम पहले गोटेक्स यूज करते थे, हम बकल म्यूकोसा भी यूज कर चुके हैं, जो हम यूरोथ्रोप्लास्टी में यूज करते हैं। हमने टेंसर फेशियल एटा और शीथ भी यूज किए हैं बॉडी के। बेसिकली हम इसको बड़ा बनाना चाहते हैं, तो ये जो छोटा हो गया है इसको आप यूं बड़ा बना सकते हैं। तो या तो छोटे वाले साइज को आप सीधा करें, या जो बड़े वाला साइज है उसको आप सीधा करें। छोटे वाले साइज को सीधा करने में ये फायदा है कि आपकी ऑर्गन की डिफॉर्मिटी के साथ साथ लेंथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, और कॉन्वेक्स सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस को अगर सीधा करना है वो करते वक्त पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा ऑर्गन छोटा कर सकते हैं। तो ये सब एक एंड्रोलॉजिस्ट और उनके पेशेंट के पार्टनरशिप में आइडिया मिलता है कि कैन वी कट डाउन द ऑर्गन साइज बाई अ सेंटीमीटर, हाफ अ सेंटीमीटर, हाफ एन इंच। वो डिपेंड करता है उनकी ऑर्गन कितनी बड़ी है, उनकी ऑर्गन की क्या कैपेबिलिटी है, हम कितना कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो क्योर है जिसमें हम ट्रैक्शन डिवाइसेस यूज करते हैं। क्योर है जिसमें अर्ली केसेस में हम लोग वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस यूज करते हैं, उसमें हम डिफॉर्मिटीज को ब्रेक कर लेते हैं। तो एग्जामिनेशन एनेस्थीसिया, ब्रेकिंग द डिफॉर्मिटीज, डूइंग अ काइंड ऑफ अ कॉर्पोरोप्लास्टी, जिसमें आप ऑर्गन को सीधा कर देते हैं परमानेंटली। उनकी इरेक्टाइल पावर को वापस लाना, जिसमें इरेक्टाइल पावर भी घट रही है, जिसमें इस तरह के हमें प्रोस्थेसिस अंदर डालना पड़ता है ताकि इरेक्टाइल पावर भी मेंटेन हो और कर्वेचर भी मेंटेन हो। अगर ऐसा कर्व हो गया और इरेक्शन बिल्कुल नहीं है तो हम इस ऑर्गन को सीधा भी करते हैं और उसके बाद ये प्रोस्थेसिस ऑर्गन के अंदर लगाते भी। तो बेसिकली बहुत से इसके पहलू होते हैं, उन पहलुओं पे गौर करना जरूरी है कि किस मरीज को किस उम्र पे, किस घड़ी में किस तरह की रिक्वायरमेंट है, उनकी फ्यूचर क्या है। कोई 70 साल के मरीज को क्या उनका पेन ठीक करना होगा, कोई 45 साल के मरीज का क्या होगा, उनका शायद उनका शाफ्ट श्रिंक हो रहा होगा, इरेक्टाइल पावर घट रही होगी, पेन हो रहा होगा और कर्वेचर भी होगा। चारों चीज हो सकती है। पेन को ठीक करना, कर्वेचर को क्योर करना, उनके डिफॉर्मिटीज को स्टेबल रखना और पॉसिबली वैक्यूम इरेक्शन डिवाइस फ्यूचर में यूज करना या ट्रैक्शन डिवाइसेस यूज करना, सर्जरी से पूरा ही क्योर लाना और स्कार्स को ना होने देना, ये सब दरअसल एंड्रोलॉजिकल रिकंस्ट्रक्टिव यूरो एंड्रोलॉजी के डोमेन में आता है और हमारे मित्र हर शहर पे इस पे काम कर रहे हैं। तो ये उदास होने की जरूरत नहीं होती आज के जमाने में इतने स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म होने के बाद कि आप इस तरह की ऑर्गन डिफॉर्मिटीज के साथ अपने आप को उदास समझे। इसकी ट्रीटमेंट है और आप अवश्य हमारे यूरो एंड्रोलॉजी फ्रेंड्स को इस देश में मिल सकते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सर। यू आर एक्सपर्ट इन सच काइंड ऑफ सर्जरीज। तो सर हम जानना चाहेंगे कि आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा है, कैसा फीडबैक रहा है, जैसे आप सर्जरी के बाद लोगों के क्या एक्सपेक्टेशंस रहे हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन डॉक्टर साहब। देखिए, एक्सपेक्टेशन की कोई लिमिट थोड़ी होती है। एक्सपेक्टेशन बादल की तरफ उड़ता रहता है और जितना आप लाते हैं एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा बढ़ती जाती है। ये दरअसल डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है आज के जमाने में और पहले भी रहा है। कहने का मतलब कि वी आर ऑलवेज हंग्री फॉर मोर एंड वी आर प्रिपेयर्ड एंड वी हैव ट्रेन्ड आवरसेल्व्स टू गिव यू मोर। लेकिन क्या एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल ऑर्गन एक तरह का ना एक मेल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की बात है। इसमें आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करते करते मरीज के एक्सपेक्टेशंस को आप एक वो लेवल पे रखते हो जो आप पहुंचा सकते हो और जो शायद प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे पिछले 2 डिकेड्स की जो जर्नी है, जिसपे इस सब स्पेशलिटी में, बाकी स्पेशलिटीज को छोड़ते हुए इस सब स्पेशलिटी में जिसपे हम ऑर्गन्स पे काम करते हैं, जिसमें छोटे ऑर्गन्स को स्टेबलाइज करना, बेंट ऑर्गन्स को सीधा करना, टिल्टेड ऑर्गन्स को सीधा करना, ऑर्गन डिफॉर्मिटीज में श्रिंकेज को मैनेज करना, कुछ बहुत छोटे ऑर्गन्स को जो कंसील्ड ऑर्गन्स है बिल्कुल प्यूबिक फैट में छिपे हुए, उनको जरा उजागर करना। तो अलग अलग तरह की डिफॉर्मिटीज में अलग तरह की सर्जरीज करते हैं हम लोग। और ये सब एक तरह से, क्योंकि ये रेफरल इंस्टीट्यूट है जहाँ पे इस तरह के मरीज हमारे जनरल प्रैक्टिशनर मित्र इस शहर में और हमारे यूरोलॉजी मित्र बाकी शहरों से और हमारे जितने भी मेडिकल मित्र हैं
और जितने भी लोग मेरी YouTube की चैनल देखते हैं, मेरा YouTube का एक चैनल है जिसको अवेयरनेस ड्राइव की तरह हम ले जाते हैं, जो देखते हैं, तो वो लोग अवश्य रेफर करते हैं और उन पेशेंट्स को हम प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस में रखते हैं। ऑब्वियसली सर्जरी के पहले उनको रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, सर्जरी के बाद उनको रिहैब करते हैं, फॉलो करते हैं, और फिर हमारे मित्र जिन्होंने इनको रेफर किया है जनरल प्रैक्टिस में आसपास के शहरों से या इस महान शहर से या फिर बाकी अलग अलग देशों से, उन सबको कॉन्टैक्ट में रखते हैं, बिकॉज लोकल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, हैंड होल्डिंग टूवर्ड्स इंप्रूवमेंट और उसके बाद इंप्रूवमेंट। तो इसमें हमारा फीडबैक अच्छा रहा है। और याद रखिएगा, इस तरह की सर्जरी है जहां में सक्सेस रेट्स वो है जिसमें आपको पेशेंट को ठीक भी करना है, खुश भी करना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम लिवर की सर्जरी कर रहे हैं या किडनी की सर्जरी कर रहे हैं तो पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, उनको शायद खुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज वो ऑर्गन को देख नहीं सकते। ये बहुत बड़ी विडंबना रहती है एक एंड्रोलॉजिस्ट के लिए शहर में और पूरे दुनिया में, कि वो एक ऑर्गन की ट्रीटमेंट कर रहा है, वो फीमेल या मेल जेनेटल सिस्टम पे काम कर रहा है। तो विडंबना इतनी रहती है क्योंकि पर्सन उस पेशेंट की खुशी और उस पेशेंट का ठीक होना दोनों ही जरूरी है। मतलब आप किसी ऑर्गन को जब रिपेयर करते हैं और बनाते हैं डॉक्टर किरण, तो एक एस्थेटिक और फंक्शनल ऑर्गन बना के छोड़ना होता है। एस्थेटिक और फंक्शनल ऑर्गन मतलब आप एक तरह की यूरोलॉजी में आप प्लास्टिक सर्जरी करें, जिसे आप प्लास्टिक कहते हैं, कॉपोरोप्लास्टी, यूरेथ्रोप्लास्टी। ये जो प्लास्टीज हम करते हैं ना, हम ब्लैडर की भी बनाते हैं तो ऑगमेंटेशन सिस्टोप्लास्टी कहते हैं, यूरेट्रोप्लास्टी कहते हैं, पाइलोप्लास्टी। तो हम दरअसल यूरोलॉजिस्ट से प्लास्टिक सर्जन बन जाते हैं, हम वो रिपेयर करते हैं। तो प्लास्टी वर्ड रिपेयर से रिलेटेड है। प्लास्टी मतलब प्लास्टिक सर्जन की बात नहीं है, प्लास्टी वर्ड बहुत से अलग सब्जेक्ट्स में होती है, तो प्लास्टी मतलब रिपेयर। तो हम जब रिपेयर करते हैं तो मरीजों को चित्र के द्वारा समझा के और उनको बता के, और बहुत बार हम पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में चित्र दिखा लेते हैं। हम किसी पुराने मरीज को हर समय एम्बेसडर नहीं बना सकते इन सब सब्जेक्ट से, बिकॉज वो ठीक होने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। तो दरअसल एक यूरोएंड्रोलॉजिस्ट का इस तरह का एक माहौल होता है जिसमें पेशेंट्स को ठीक करना, उनको क्योर करना और उसके साथ रिजल्ट आना। पिछले 2 दशक से जब हम इस सब्जेक्ट पे, सब स्पेशलिटी पे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं, और दुनिया के महान दिग्गजों के साथ काम करने के बाद उनके साथ टक्कर की रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी हैव टू कीप आवर हेड ऑन शोल्डर्स एंड आवर फीट ऑन ग्राउंड। कभी भी गड़बड़ हो सकता है और वो गड़बड़ के बारे में जानना चाहिए। तो ये सब चीजों को हम डिस्कस करते हुए कॉम्प्लिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा इस जर्नी में पेनाइल ऑर्गन सर्जरीज पे और प्रोस्थेसिस पे जर्नी बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज हमारे पेशेंट समझदार हैं। आज के मॉडर्न पेशेंट्स डॉक्टर के साथ समझते हैं कि क्या जर्नी एक डॉक्टर दे सकता है। हम बहुत बार बोलते हैं आप इधर बैठ जाइए, मैं उधर बैठता हूं, तो पता चलेगा कि क्या डिफिकल्टी है, दुविधा होती है किसी को खुश करना और ठीक करने में। तो यहाँ हम खुश भी कर रहे हैं, ठीक भी कर रहे हैं, एस्थेटिक और फंक्शन ऑर्गन को बना रहे हैं और इसमें रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट पेरोनिस डिसीज। सर, हम लोग और एक पहलू आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे मेल ऑर्गन डिफॉर्मिटीज का, वो है एम्बिगुअस जेनेटिलिया। तो सर, ये जो एम्बिगस जेनेटिलिया है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में भी आपसे जानना चाहेंगे। और एक बात है कि क्या मेल ऑर्गन जो डेवलप होते हैं वूम्ब में, वो नॉर्मली कैसे होता है? बहुत बढ़िया। तो देखिए ऐसा है, मेल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट और फीमेल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट अलग अलग हैं और दोनों जेनेटिकली गवर्नड होते हैं। 46XX मतलब फीमेल ऑर्गन डेवलप हो रहा है, 46XY मतलब पुरुषों के एक्सटर्नल जेनेटल्स डेवलप हो रहे हैं। अब इसको बहुत साइंटिफिक न ले जा करके हमारे सोसाइटी के आज जितने भी श्रोता हैं उनके लिए ये सब हार्मोन के रिजल्ट से और जेनेटिक एक्टिविटी के आधार से होता है। तो जेनेटिकली ये डिटरमिन होता है कि आप बाएं जा रहे हैं कि दाएं जा रहे हैं, है ना, और अकॉर्डिंगली आपको मेल या फीमेल ऑर्गन्स मिलते हैं। मेल ऑर्गन्स अंदरूनी वूम्ब में वो 9 महीनों में, जब ये 8 to 10 days और 2 weeks से डेवलपमेंट शुरू होता है फ्रॉम अ सेल ऑनवर्ड्स टिल 9th month, ये उस मैच्योर ऑर्गन की डेवलपमेंट होती है। जहां अगर पुरुषों का ऑर्गन डेवलप हुआ तो एक मेल ऑर्गन और 2 टेस्टिस नीचे आना, 2 टेस्टिस का नीचे स्क्रोटम में आना, ये मैच्योरिटी कही जाती है। सिमिलरली फीमेल ऑर्गन का डेवलप होना मतलब लेबिया वगैरह डेवलप होना, छोटा सा क्लैटोरिस डेवलप होना, यूरिनरी सिस्टम, वजाइनल सिस्टम अलग अलग डेवलप होना, ये फीमेल ऑर्गन की डेवलपमेंट है। तो ये आपके लकीर में यहाँ लिखा हुआ है, जैसे जेनेटिकली डिटरमिन्ड है। उसकी जो चेंजेस हैं वो पहले की उम्र में बॉडी की चेंजेस के साथ साथ चलती है। जैसे आपकी 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 कद बढ़ रही होती है, आप चलना पैरों से शुरू करते हैं, टॉडलर से फिर आप स्कूल चाइल्ड, फिर आप ऊपर बढ़ते जाते हैं, ये चेंजेस होती हैं। और उसके बाद हार्मोन का इफेक्ट शुरू होता है, जो मैटरनल हार्मोन्स के इफेक्ट होने के बाद, इनकी जो एक ऑटोमेटिक प्रोग्रेशन होने के बाद जो प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी में जो हार्मोन के स्पर्ट्स होते हैं, जो फिर जेनेटिकल डिटरमिन्ड है। जेनेटिकल डिटरमिन्ड है कि आप अगर पुरुष हैं, आपके प्राइमोर्डियल सेल्स उस तरफ गए जिसमें टेस्टिस बना, तो आपके मेल हार्मोन्स बनेंगे। आप अगर फेमिनिन जेंडर की तरफ गए और फेमिनिन डेवलपमेंट हुआ, तो ओवरीज है, इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसके कारण
ईस्ट्रोजन और उसके सारे डेवलपमेंट्स होंगे। तो ये सब कुछ लड़कियों में और लड़कों में उस उम्र में शुरू होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आपने क्वेश्चन पूछा, हमें खुशी होती है कि डेवलपमेंट मेरे आपके हाथ में नहीं है, हम सिर्फ इसके लिए प्रे करते हैं और इसके लिए दुआ करते हैं कि हर कुछ अच्छे से डेवलप हो। तो एक माता पिता के लिए जब एक बच्चे का जन्म होता है तो डेवलपमेंट अंदर की ऑर्गन्स का दिखता तो नहीं है, लेकिन बाहर की ऑर्गन्स दिखते हैं। तो आपने जो शब्द यूज किया एम्बिगुअस जेनिटेलिया, एम्बिगुअस मतलब पता नहीं किस तरफ है, मतलब स्ट्रेट नहीं है, नॉर्मल नहीं है। तो जेनाइटल्स एम्बिगुअस होना किसी पेरेंट के लिए बहुत बड़ा एक शॉक होता है। जन्म के दिन वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ये अगर जान ना पाए कि वो लड़का है या लड़की है जेनाइटल्स देख के, तो शायद इससे बड़ी दुविधा और क्या हो सकती है। मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी और हम डॉक्टर्स के लिए भी ये उतनी बड़ी मुश्किल है बहुत बार आइडेंटिफाई कर पाना कि अगर ये जेनाइटल नॉर्मल डेवलपमेंट की तरह मेल ऑर्गन के शाफ्ट और उनकी स्क्रोटम का डेवलप होना और टेस्टिस नीचे आना और बिल्कुल नॉर्मल डेवलप मेल लगना, या फिर कैरेक्टर्स फेमिनिन की तरफ लगना जिसमें ऑर्गन्स थोड़े डिफॉर्म लग रहे हैं, या तो शाफ्ट छोटा सा लग रहा है, क्लैटरिस की तरह लग रहा है, या जो स्क्रोटम है वो हैंग कर रहा है उसमें टेस्टिस नहीं है, या ये लेबिया मेजोरा माइनोरा की तरह लग रहा है। तो अगर ये एबनॉर्मलिटी दिखता है, जो एबनॉर्मलिटी के बहुत से किस्म और बहुत से वैरायटी हो सकते हैं, ये दरअसल जन्म के दिन और जन्म के बाद रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल एनाटॉमी का बाहर से जो गड़बड़ दिखता है उसे हम दरअसल एम्बिगुअस जेनिटेलिया कहते हैं। तो एम्बिगुअस मतलब गड़बड़, मतलब वो स्ट्रेट लाइन का नहीं है और उसमें जेनेटल गड़बड़ है। तो ये रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल एनाटॉमी जो एक सामने वाले एक्सपीरियंस आदमी को, जो पेरेंट से लेकर के डॉक्टर या पेडियाट्रिशियन को दिखता है, जो बिल्कुल मेल में या फीमेल में फिट नहीं कर रहा है, उसे हमने एम्बिगुअस जेनिटेलिया का दर्जा दिया। परफेक्ट परफेक्ट सर। सर इसका आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसा प्रिवेलेंस रहा है, आपने आपके ऑब्जर्वेशन में कितना कॉमन है ये? कॉमन शब्द कहना ठीक नहीं होगा, ये इतना कॉमन नहीं है और ये खुशी की बात है। मतलब ऊपर वाले ने जब हमको ऑर्गन देना शुरू किया तो हम सबको नॉर्मल ऑर्गन्स देने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन क्योंकि कुछ जेनेटिक डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, तो वैसी जेनेटिक डिफॉर्मिटीज में ही इस तरह की गड़बड़ होती है। तो ये इतना कॉमन नहीं है डॉक्टर साहब, ये हमारे लिए खुशी की बात है। लेकिन हाँ, कितना अनकॉमन है वो पता चलता है उन स्पेशलिस्ट को जो इस सब्जेक्ट पे काम करते हैं। तो पेडियाट्रिक सर्जन्स, पेडियाट्रिशियंस ये हमसे ज्यादा देखते होंगे, बिकॉज ये बचपन में पाया जाता है और बहुत बार पेरेंट्स या रेफरल सिस्टम ऐसी है देश दुनिया में कि ये बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं और बहुत बार ये यूरोलॉजिस्ट एंट्रोलॉजिस्ट के पास भी आते हैं। तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जिनको एक्स्ट्रोफी है, पूरा ब्लैडर ही खुला हुआ है, जिनकी जो पेनाइल ग्रोथ है बहुत छोटी सी है, माइक्रोपेनिस है, टेस्टिस अभी भी एब्डोमेन में है और नीचे स्क्रोटम में आई नहीं। और इस तरह की जो डिफॉर्मिटीज है, ये डिफॉर्मिटीज अगर हम टाइम पे करेक्ट नहीं किए, या इस तरह की हेल्थ केयर सिस्टम वहाँ अवेलेबल नहीं है डॉक्टर साहब, या फिर वो सिस्टम है जहां हमें इसके बारे में उतना ही पता है, या ये शायद खानदान का पहला बच्चा है, या वो औरत ने शायद पहले ये सब देखा नहीं है, तो शायद ये अनदेखा हो जाता है या देर तक या डिलेड ट्रीटमेंट होता है। तो क्योंकि आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात की है और मेरे ये 2 डिकेड्स प्लस में जो कुछ काम किया है इस सब्जेक्ट पे, हमने देखा है कि एम्बिगुअस जेनिटेलिया के प्रेजेंटेशंस जन्म के दिन भी आते हैं, 1 महीने 1 साल के अंदर भी आते हैं, प्यूबर्टी के समय भी हमें प्रेजेंट करते हैं, या तो ऑपरेशन कराने के बाद या बिल्कुल एकदम नया नवेला किसी ने छुआ नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दुख की बात है कि क्योंकि इस सब्जेक्ट पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, एडल्ट्स भी एम्बिगुअस जेनिटेलिया लेके हमारे पास आते हैं। पुरुष भी होते हैं, स्त्री भी होते हैं, इंटरनली पुरुष या स्त्री होंगे लेकिन बाहर एम्बिगुअस जेनिटेलिया होता है। मतलब वो फिट नहीं करते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों में फिटनेस उनकी नहीं है। उनकी विजुअल जो इमेज है एक्सटर्नल जेनिटेलिया की, वो रिप्रोडक्टिवली बिल्कुल मेल या फीमेल नहीं दिखता। लेकिन पता नहीं, खुदा न खास्ते शायद पेरेंट्स मिस कर गए, शायद डेवलपमेंट के लिए वेट करते रह गए, वगैरह वगैरह, वहां से अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत बार मिस हो जाते हैं। हमारी तरह से क्लिनिकल प्रैक्टिस में इसमें ट्रीटमेंट की बात है, इसमें क्योर की बात होती है, इसमें उनको हमें रीअसाइन करना होता है। तो हमारे लिए तो ये एक तरह हर समय एक जर्नी रहा है कि कौन किस लेवल पे प्रेजेंट कर रहा है, कौन किस हार्मोन स्टेटस से प्रेजेंट कर रहा है, कौन किस कर रहा है, और किसकी क्या एक्सपर्टीज लगाने की जरूरत है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो इसमें ये बहुत दुविधा वाली सब्जेक्ट है। इसमें हमें खुश भी करना है, जैसा मैंने बताया, एस्थेटिकली, और फंक्शन भी बनाना है और किस तरह की फंक्शनैलिटी देना है। बहुत हद तक उनके ब्रेन में इम्प्रिंटिंग कैसा हो रहा है, उनका ब्रेन का इम्प्रिंटिंग क्या हो। ये तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया पर ब्रेन की इम्प्रिंटिंग होती है। ब्रेन इम्प्रिंट होता है कि हम तो पुरुष ही हैं, हमारा नाम ये है, हम पुरुष हैं, और पुरुष की हमारी अंदर की सब कुछ आकांक्षाएं होती हैं। उन आकांक्षाओं को मीट करने के लिए हमें ये सब चीज को पर्दाफाश करना पड़ता है, तो उनको समझाना पड़ता है। तो ये क्लिष्ट सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट थोड़ा सा टफ है। इसमें हमें पेरेंट्स के साथ, केयर गिवर्स के साथ और हमारे बाकी डॉक्टरों के साथ, जो पेडियाट्रिशियंस हैं, पेडियाट्रिक सर्जन्स हैं, हमारे
बाकी जितने भी डॉक्टर्स हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, सबको इसके बारे में अवेयर करना और टाइम पे ट्रीटमेंट करना। और ट्रीटमेंट की बहुत बार एक ट्रीटमेंट नहीं होती है, जर्नी होती है, वो सब पे आगे बढ़ना होता जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर जैसे आपने बताया कि ये कंडीशन जो है ये उतनी कॉमन है नहीं। तो सर इसके क्या कॉजेस हो सकती है या फिर क्या रिस्क फैक्टर्स है इसके पीछे दैट लीड्स टू एम्बिगस जेनिटलिया? है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये काफी साइंटिफिक हो जाता है। रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना और किसी को ऐसी दुविधा में रहना कि हमारे बच्चे एम्बिगस जेनिटलिया तो नहीं हो जाएंगे, ये शायद सही नहीं होगा। इस तरह का हम शायद मैसेज नहीं भेजना चाहते। लेकिन हाँ, एम्बिगस जेनिटलिया क्योंकि जेनेटिक चेंजेस में होती हैं, जेनेटिक डिफॉर्मिटीज में होती हैं। अगर इस तरह की कोई इश्यू उनके पेरेंटेज में रहा है जो उनकी फर्टिलिटी वर्कअप में पता चलती है, तो हमें आइडिया मिल जाता है। नंबर वन, कोई जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ही लीनिएज में आता हो, ये बिल्कुल एक आइसोलेटेड इवेंट हो सकता है ये जनरेशन के लिए। तो रिस्क फैक्टर्स में हम सिंड्रोमिक रिस्क फैक्टर्स देखें तो सिंड्रोम्स के द्वारा कुछ कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। कुछ कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें जेनेटिक्स की डेवलपमेंट थोड़ी डिलेड होती है, इम्प्रॉपर होती है, बिकॉज पूरी डेवलपमेंट में जेनेटिकली और हार्मोनोलॉजिकली उनकी इंप्रूवमेंट नहीं हो पाती। तो वो रिस्क फैक्टर्स में अगर जेनेटल अगर सो कॉल्ड बहुत माइक्रो माइक्रो में दिख रहा तो वो ग्रो नहीं करेगा, बिकॉज उनके हार्मोन्स की जो एक्टिविटी होगी, ग्रोथ हार्मोन की, ब्रेन की इश्यूज की, वो नहीं होगी। और ओवरऑल रिस्क फैक्टर्स देखा जाए तो जिनके लीनिएज में ये रहा है उनके उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो जाने कि अगर कोई जन्म से एम्बिगस जेनेटेलिया रहा है या उनके रिलेशन में कोई रहा है तो एक बार इसकी जांच पड़ताल होने की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली ये जेनेटिक एक्टिविटी के बाद ही पकड़ में आएगा, तो इसको पकड़ने होने के पहले पकड़ पाना मुश्किल होगा, होने के पहले शायद पकड़ नहीं पाएंगे, होने के बाद इसको ठीक करना जरूरी है। बिकॉज ये कुदरत के द्वारा जब प्रेजेंट करता है जन्म के दिन, हम उस दिन देखते हैं कि ये जेनेटेलिया रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल एनाटॉमी को फिट नहीं कर रहा है, तो हमें सारा आइडिया मिल जाता है कि क्या चल रहा है, ये मेल या फीमेल नहीं है। इसके रिस्क फैक्टर्स काफी डेप्थ में साइंटिफिकली खोजे जाते हैं। राइट सर, राइट। सो सर अगर इफ कोई इस कंडीशन से सफर कर रहा है तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मतलब सोशली, पर्सनली, मेंटली, फिजिकली? कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ये है कि छोटे बच्चे को तो शायद पता ना हो, लेकिन याद दिए छोटे बच्चे का नाम अगर आपने मेल रखा हुआ है, अगर पुरुष का नाम दिया हुआ है और मेल बच्चा है और अगर उसकी ऑर्गन छोटी है या ऑर्गन की डिफॉर्मिटी है जिसमें हाइपोस्पेडियस एपिस्पेडियस है, स्कूल जाता है और गीला कर देता है, ये गीला ही रहता है, इस तरह की चीज है। फिर बच्चे अपने साथ खेलते हैं और जेनेटल्स देखते रहते हैं, तो इससे क्या होता है थोड़ा सा मॉरली पहले से ही कि बच्चे चिढ़ाते रहे और आपको थोड़ी अब्यूज हो जाती है, इस तरह से थोड़ा सा मॉरल ये हो जाता है, कंपैरिजन हो जाता है। ये छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल स्कूल गोइंग में। जब एडोलेसेंस आता है उस समय ग्रोथ नहीं हो पाना और जेनेटल्स अगर एम्बिगुअस हैं और तब तक हमने सर्जिकल करेक्शन नहीं कराई है या जर्नी में करेक्शंस की आधार शुरू नहीं हुई है, तो ये अपने में बहुत बड़ा डिफॉर्मिटी रहता है। ये मेंटली स्कार छोड़ जाता है ये उस ग्रोइंग बच्चे को जिसके हार्मोन्स अब चेंज हो रही हैं, जो अब बिल्कुल अपने आप को एम्फैटिकली एक इंडिपेंडेंट लड़का है लड़की पाता है और बाकी ग्रोथ के कारण मेंटली अपने आप को एक अलग तरह की स्ट्रीम में पाता है, उस समय ये मुश्किल हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जर्नी के जितनी आपको आज सोसाइटी को इन्फॉर्म कर रहे हैं उतने लोगों को बताएं और हमारे इसके साथ मेडिकल और सर्जिकल डॉक्टर्स सब इसमें इन्वॉल्व रहे। तो इसमें क्या है, माइंड और बॉडी का खेल है। अगर आपके ऑर्गन्स डेवलप नहीं हुए तो आप अलग तरह से आपने किसी और के ऑर्गन्स देखे या पेरेंट्स की कंपैरिजन होती है तो ये अपने में डिफिकल्ट होता है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत हद तक सर्जिकल और मेंटल होंगे। ये और बात है कि बहुत जल्दी हम हर समय ऑपरेट नहीं कर पाते, तो क्योंकि ये एक अम्ब्रेला टर्म है एम्बिगुअस जेनिटलिया इतनी सारी चीजों का, तो किस डिफॉर्मिटी के लिए किस तरह की प्लान, किस डेफिशिएंसी के लिए किस तरह की सर्जरी, किस तरह का फ्लैप, याद रखिएगा एम्बिगुअस जेनिटलिया की जो भी पूरी माहौल है, इस माहौल में कुछ रूल्स और रेगुलेशंस भी अभी हमारे कंट्री में और दुनिया भर में आ चुके हैं। तो हमारे लिए बहुत चौकन्ने रहने की जरूरत होती है कि हम इनकी ट्रीटमेंट के बारे में जब आगे बढ़ते हैं तो इनको हम एटलीस्ट हैंड होल्ड करें और बोले आपको एक ही बॉडी मिलेगा इस जिंदगी में, उस बॉडी को हमें पॉलिश करते रहना है और अच्छे रहना पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके बाद बहुत हद तक मेडिकल ट्रीटमेंट और सर्जिकल ट्रीटमेंट अभी लॉ के अधीन हो गई है एम्बिगुअस जेनिटलिया। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर जब कोई बच्चा इस कंडीशन से सफ़र करता है एम्बिगस जेनेटिलिया, तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसको आइडेंटिफ़ाई करना। तो कभी-कभार ऑप्शन आता है जेनेटिक टेस्टिंग का, तो उसके बारे में थोड़ा आपका ओपिनियन क्या रहा है? जेनेटिक टेस्टिंग की बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब। जेनेटिक टेस्टिंग एम्बिगुअस जेनिटलिया होने के बाद कर पाने में उतना ही आइडिया मिलेगा कि हम इंटरनली कुछ और मिस तो नहीं कर रहे, जिसकी स्क्रीनिंग उसके आधार पे होगी कि कोई ऐसा आइसोलेटेड जीन डेफिशिएंसी है या कोई सिंड्रोम में फिट हो रहा है। इसके सिवा जेनेटिक टेस्टिंग हमें और बहुत हद तक आगे नहीं ले जाएगा अगर उनके फंक्शंस नॉर्मल। नॉर्मली ऐसे पेशेंट्स की इवैल्यूएशन पेडियाट्रिक एज ग्रुप में होती है और पेरेंट्स पेडियाट्रिशियन को जाकर के दिखाते हैं। उसके बाद वो सब रेफर होकर जब हमारे पास आते हैं तो हम उनके ऑर्गन्स की
इवैल्यूएशन देख करके, उनके हार्मोन चेंजेस को देख करके, किसको हार्मोन स्टिमुलेशन देना है, किसको ऑब्जर्व करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है वो देखना होता है। तो पेरेंट्स की एंग्जाइटी एक तरफ, हमें उनको टाइम पे इवैल्यूएट करके उनको समझाते हुए आगे बढ़ना दूसरी तरफ, और उसके बाद अंदरूनी कोई और सिंड्रोमिक डिजीज को खोज पाना जेनेटिक टेस्टिंग से ही हो सकता है। फ्यूचर में ऑब्वियसली अगर ये अपने आप में इंप्रूव करते हैं, इनके जीन्स में जो डिफॉर्मिटी या जो जो चेंज है, जो एक जमाने में एक हद तक स्क्रीनिंग या टेस्टिंग बन सकती है फ्यूचर में ऐसे लोगों के लिए, वो हमें हेल्प करता है उनको फ्यूचर में काउंसिल करने के लिए कि आपके बच्चे, आपकी जनरेशन लीनिएज में किसी को हो सकता है। तो डायग्नोसिस के लिए तो डायग्नोसिस चेहरे पे है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल एनाटॉमी अगर मेल और फीमेल के अंदर फिट नहीं कर रही है तो हमारे डायग्नोसिस तो हो चुका। उसके बाद उन ऑर्गन सिस्टम्स के कारण कोई चोट नहीं पहुंच रहा है, कोई अपवर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रहा है, उसके साथ इवोल्यूशन की जरूरत लड़कियों में यूं होती है कि सिर्फ वजाइना ही मिसिंग है या अंदर में यूट्रस भी मिसिंग है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जिस तरह की हम मोलेरियन स्ट्रक्चर्स की एबनॉर्मलिटी देखते हैं उससे पता चला कि MRKH सिंड्रोम, अगर कोई लड़की जो 12-14 साल की है और उनके पीरियड शुरू नहीं हुए तो पेरेंट्स को थोड़ी दुविधा तो रहती है, लेकिन 14 से 16-17 साल भी हो गए और पीरियड शुरू नहीं हुए, या फिर 12-13 साल की लड़की और पेट में नीचे हर महीने दर्द होता है लेकिन कोई ब्लीडिंग नहीं होती है, इसका मतलब शायद वजाइनल एट्रेसिया है। अगर पेट में दर्द नहीं हो रहा और पीरियड्स नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि शायद यूट्रस नहीं है, शायद पीरियड्स अंदर हो नहीं रहे। तो ये सब अपने में एक सब्जेक्ट है जिसमें हम डील करते हैं। तो पुरुषों में तो जेनिटल दिख जाता है बिकॉज एक पेनाइल शाफ्ट ऑर्गन है और दो टेस्टिस है, तो उसमें कोई चीज मिसिंग है तो हम टेस्टिस अंदर खोज सकते हैं एब्डोमेन में सोनोग्राफी MRI के द्वारा। पेनाइल शाफ्ट छोटा है तो उसके बाद स्टिमुलेशन, हार्मोन स्टिमुलेशन, आगे बढ़ना, ऑब्जर्व करना, प्यूबर्टी तक जाना, प्यूबर्टी के पहले कॉजेस खोजना और जेनेटिकली बाकी चीज मिस न करना। लेकिन लड़कियों में अगर वजाइनल एट्रेसिया है तो वजाइना से ब्लड नहीं आएगा मेंस्ट्रुएशन के समय, तो उस समय पता चलेगा अनलेस किसी ने उस समय पहले एग्जामिन किया है या हमने सोनोग्राफी कराई हुई है। तो ये सब चीजों में हमें जानना है कि कोई MRKH सिंड्रोम में फिट कर रहा है जिसको पीरियड्स भी नहीं हो रहे और दर्द भी नहीं हो रहा है, और 16 से 22-25 साल हो गए जिसके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं और हमें नया ऑर्गन बनाना पड़ता है, या फिर जो वजाइनल एट्रेसिया है जिसमें पीरियड्स नहीं हो रहे तो उसमें हम कोई और जेनेटिक टेस्टिंग नहीं करेंगे, उसमें पता चलेगा 12-15 साल में। तो कब पकड़ में आता है लड़कों में, कब लड़कियों में पकड़ में आता है, ये अपने में एक दुविधा होती है। लड़कियों में बहुत लेट से पकड़ में आएगा, पकड़ में शुरू में आ नहीं सकता, लड़कों में सामने ही दिखता है जिस दिन जन्म होती है। तो इस तरह से अगर जेनेटल बिल्कुल फिट नहीं करते तो लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल। सो सर, हमारे श्रोता आपसे जानना चाहेंगे कि जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो आपका मैनेजमेंट प्लान कैसा रहा है? क्या कुछ वहाँ पे ड्रग थेरेपीज है? जैसे आप बात करते हैं हार्मोनल थेरेपीज के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चे जो नॉर्मली जो आते हैं वो कहीं या तो 1 से 3 साल के अंदर आते हैं जिसमें बहुत ग्रॉस डिफॉर्मिटी है, या फिर वो आते हैं 5 से 12 साल के समय में जब उनकी अभी प्यूबर्टी हुई नहीं है लेकिन ऑर्गन सिस्टम्स छोटे हैं, टेस्टिस छोटे हैं, पेनाइल शाफ्ट छोटा है, या फिर 12 से 15 साल में लड़कियां आती हैं जिनके लोअर एब्डोमेन में दर्द हो रहा है और मंथली पीरियड्स हो रहे हैं लेकिन ब्लड बाहर नहीं आ रहा, मतलब वजाइना क्लोज है, या फिर 15 से 25 साल की लड़कियां आती हैं जिनमें पीरियड्स भी नहीं है, दर्द भी नहीं है और हम शायद अनदेखा करके मिस कर गए, शायद डिले हो गया किसी न किसी कारण, और जब सोनोग्राफी या MRI की तो अंदर में यूट्रस और ओवरीज नहीं, वो यूट्रस नहीं ओवरीज तो हैं, तभी वो लड़कियों की तरफ, लड़कियों की डिफॉर्मिटी, लड़कियों की फॉर्मेशन में जा रही हैं। तो अलग अलग प्रेजेंटेशन है और सब में यही है कि दोनों पेरेंट्स से बात करना, उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको समझाना कि ये बच्चा एक हद तक जेनेटल के कारण चैलेंज है और इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली हम हार्मोन प्रोफाइल चेक करते हैं और देखते हैं कि उस उम्र के लिए पैरामीटर्स क्या है। कुछ लोग को जिनको हमें स्टिमुलेट करने की जरूरत है उनको हम हार्मोन से स्टिमुलेट करते हैं, जिनको हमें स्टिमुलेट नहीं करना उनके लिए हम पीरियड्स के लिए या उनके लिए हम प्यूबर्टी के लिए वेट करते हैं। तो ये जर्नी एक तरह से एंडोक्राइन के डॉक्टर जो हार्मोन्स देखते हैं, हमारी सर्जिकल एक्सपर्टीज की इश्यू, इवालुएशन जिसमें सोनोग्राफी और MRI हमें अंदरूनी ऑर्गन्स के बारे में बताता है। तो इस तरह से एक पूरा ये एक ट्रीटमेंट का जर्नी होता है, स्टेप बाय स्टेप लिया जाता है। तो डिपेंड करता है कौन से एज में प्रेजेंट कर रहे हैं, और ग्रॉस डिफॉर्मिटी के साथ बचपन में, या फिर प्रोग्रेसिवली जो ग्रोथ नहीं हो रहा और एंग्जाइटी ज्यादा हो रही है जब तक प्यूबर्टी नहीं हुआ है, या प्यूबर्टी के बाद लड़कियों का दो प्रेजेंटेशन, एक तो वजाइनल एट्रेसिया जिसमें पेट में दर्द हो रहा है लेकिन पीरियड्स बाहर नहीं आ रहे, मतलब वजाइना ब्लॉक पड़ा हुआ है, दूसरा या वजाइना है ही नहीं, एट्रेसिया बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, और फाइनली यूट्रस का बिल्कुल ना होना और पीरियड्स ही नहीं होना, लेकिन लड़की या युवती डेवलप अच्छे से हो रही है बिकॉज ओवरीज है। तो जिससे ऐसे प्रेजेंटेशन मिलता है अकॉर्डिंगली हम हार्मोन्स की बात करते हैं, और हार्मोन किसमें स्टिमुलेट करना है, किसमें नहीं स्टिमुलेट करना है, किसमें सीरियस सर्जरी करना है। वजाइनल एट्रेसिया और MRKH सिंड्रोम के लिए हम सर्जरी टाइम पे करते हैं, क्योंकि वजाइनल एट्रेसिया की सर्जरी नहीं करेंगे तो पीरियड्स के ब्लड नहीं आएंगे जो वहां गुब्बारे की तरह यूट्रस में जमे जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें अलग अलग लोगों को इवैल्यूएट करना पड़ता है, हार्मोन से या सर्जरी से।
बिल्कुल, बिल्कुल। सर आपसे थोड़ा और जानना चाहेंगे सर्जरीज़ के बारे में, मतलब क्या कुछ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ हो सकती है? तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है डॉक्टर साहब। तो इसलिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे देश में मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद एम्बिगुअस जेनिटेलिया को अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है तो बचपन में ऑपरेट नहीं कर सकते आप। रूल्स इतने टाइट हो गए हैं, रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये एक माइंड और बॉडी की चीज है। जैसे जैसे अंदर में ब्रेन में इम्प्रिंटिंग हो रहा है और ऑर्गन्स की चेंजेस हो रही हैं, नॉर्मली प्यूबर्टी तक वेट करने को कही जाती है, अनलेस देर आर लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज, अनलेस देर आर इश्यूज विच विल नॉट लेट अ चाइल्ड डेवलप। अगर उस तरह की कोई चीज पाई नहीं जाती है तो एम्बिगुअस जेनिटेलिया की बहुत बचपन में सर्जरी बहुत हद तक बंद हो चुकी है। अब हम इनकी सर्जरी उस समय करते हैं जब इनकी ग्रोथ हो चुका है, इनके पास टिश्यू है, ताकि हम कुछ काट के जोड़ सके, जोड़ करके ऑर्गन बना सके, डिफॉर्मिटीज को ठीक कर सके। तो ये अब सर्जरी ज्यादा हद तक प्यूबर्टी के आसपास ही होती है, जहां हम बहुत हद तक बच्चे को शायद समझा तो ना पाए, लेकिन उनके पेरेंट्स भी समझ पाएंगे क्या सिचुएशन है, किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है। इस ग्रे एरिया में उतना ही आज के प्लेटफॉर्म में समझाया जा सकता है कि क्या सर्जरी हमें बचपन में करना है, क्या एकदम छोटे जन्म के दिन क्या ऑपरेशन करना है, और फिर फ्यूचर में जाकर के कौन से ऑपरेशन बाद में करना है। फॉर एग्जाम्पल पेनाइल एनलार्जमेंट की सर्जरी, अगर ग्रोथ पेनिस का ऑर्गन बहुत छोटा और बहुत घबराए जा रहे लोग, तो उसकी एनलार्जमेंट की सर्जरी में 2 साल और 10 साल और 14 साल में नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। उसके लिए हमें हार्मोन की थेरेपी देखनी होगी, हमें बाकी बैलेंस देखना पड़ेगा कि सेंट्रल हार्मोन्स कैसे हैं, पेरिफेरल हार्मोन्स कैसे हैं, टेस्टोस्टेरोन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये हर उम्र के आधार पर अलग तरह की सर्जरी होती है, और सर्जरी की जर्नी होती है। कुछ कभी कभी एक ही सर्जरी होता है, जैसे मैंने बताया वजाइना से बनाना हुआ, या हमने कुछ ऑर्गन को खोलना हुआ, कोई ऑर्गन की डिफॉर्मिटी को सीधा करना हुआ, कंजाइनटल पेनाइल कर्वेचर है। लेकिन और अलग तरह की जो डिफॉर्मिटीज है उसमें शायद 2 सर्जरीज, 3 सर्जरीज, सर्जरी के बाद अगली सर्जरी कुछ समय के बाद, तो इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सर आप ये सब एंड्रोलॉजी एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज़ में आप एक्सपर्ट हो, तो आपका एडवाइस क्या रहेगा पेशेंट्स के लिए जो एम्बिगस जेनिटलिया से सफर कर रहे हैं टू लीड देयर नॉर्मल लाइफ? देखिए, ऐसा है, कुदरत ने हमें एक बदन दी है जिसमें हमें बाहर का सब कुछ दिख रहा है और हम उसके लिए थोड़े मायूस हैं। एम्बिगस जेनिटेलिया और एम्बिगस जेनिटेलिया एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट मानी जाती है, और ऐसे सब्जेक्ट्स में उनको इम्प्रूव करने के लिए जो भी मेडिकल एक्सपर्टीज है, एक्सपर्टीज आज दुनिया में अवेलेबल है। तो जितने भी यूरो एंड्रोलॉजिस्ट हैं इस देश में और दुनिया में, वो इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं, और हर किसी की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के आधार पे, उनके ट्रेनिंग के आधार पे, उनके एक्सपीरियंस के आधार पे इस तरह की ट्रीटमेंट्स की जाती है। यहाँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल में इस तरह के ट्रीटमेंट्स के लिए हम लोगों ने जो भी 13 साल में जो कुछ किया, और मेरी 2 डिकेड्स की जो भी इसमें जो भी ट्रीटमेंट, रिसर्च, गवेषणा हुई, और जो भी हमने एक्सपर्टीज गेन की है ट्रेनिंग और रिजल्ट के द्वारा, वो मैं ये लगता है कि इसको आगे बढ़ाने का जो दायित्व है, वो दायित्व एक डॉक्टर के हाथ में है। इसका दायित्व तो बहुत हद तक सोसाइटी के हाथ में है कि इसको टाइम पे आइडेंटिफाई करें और सही डॉक्टर के पास लेके जाएं। बहुत बार ये बहुत छोटे शहरों में बहुत बड़ा बड़ा काम होता है, बहुत बढ़िया काम होता है, और बहुत बार लोग बड़े शहरों की तरफ जाते हैं इसी आशा में कि वहां कुछ बहुत हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हर डॉक्टर अपना काम करता है, और आजकल ये सब कॉम्प्लेक्स सर्जरीज की अलग तरह की एक लेवल है। तो हमारे मित्र जो यूरो एंड्रोलॉजिस्ट हैं वो 2 टियर सिटीज में और 3 टियर सिटीज में इसका बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि हम रेफरल सेंटर्स हैं, और इस तरह के पेशेंट्स आते हैं पूरे देश और दुनिया से, हमारे लिए जरूरी होता है कि हम बहुत बार ऐसे केसेस का रीडू सर्जरी करते हैं। तो एक्सपर्टीज की लेवल बहुत ऊंची होने की जरूरत है, और इसी में आपको मायूस होने की जरूरत नहीं होती। हमारा वैसे लोगों को जो एम्बिगस जेनिटेलिया और इंटरसेक्स कंडीशंस में हैं, जिसमें उनकी रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल कैपेबिलिटी ऑर्गन्स के कारण या पुरुष या स्त्री होने के कारण वो लेवल का नहीं है, तो शायद मायूस होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास बाकी ऑर्गन्स अच्छे हैं। ये ऑर्गन को हम उतना दुरुस्त बनाएंगे कि आप एक नए सिरे से कैपेबल हो पाएंगे, और आपकी कैपेबिलिटी एक तरह की कोई स्टेशन नहीं है जो आपको पहुंचना, एक तरह की जर्नी है। हर किसी की मापदंड अलग होती है, हर किसी का एक्सपेक्टेशन अलग होता है, हर किसी की रीच वहां तक ही हो सकती है। तो मैं मानूंगा एम्बिगस जेनिटेलिया में पूरी जो ट्रीटमेंट है वो एक जर्नी है। इट इज नॉट अ स्टेशन वेयर वी हैव टू फाइनली अराइव एट। इट्स अ काइंड ऑफ अ जर्नी जहां पे हम उनका आपको वहां लेके जाना चाहते हैं जहां उसके बाद आप अपने को केपेबल पाते हैं, और उसमें ट्रीटमेंट है, उसमें थोड़ी मुश्किलात है, लेकिन फाइनली इसकी ट्रीटमेंट है, एम्बिगस जेनिटेलिया की ट्रीटमेंट है। Thank you so much, sir. I think we have discussed a lot about ambiguous genitalia. Sir, there are some questions which are flashing here. हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि हाइपोस्पेडियस और एपिस्पेडियस के बारे में क्या कुछ चैलेंजेस आते हैं
करेक्शन के दौरान और बहुत सही, बहुत यस सही, सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो हाइपोस्पेडियस और एपिस्पेडियस दोनों याद रखिएगा, बचपन में इमरजेंसी नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ। ये वो बात है कि बचपन में करेक्शन करने का इतना इंपॉर्टेंट फायदा होता है कि जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, पुरुषों के ऑर्गन में जो यूरिनरी पाइप नीचे से जा रहा है या ऊपर से जा रहा है और टिप से नहीं जा रहा, अगर उसे हम एक या दो सर्जरी जैसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, या तो हाइपोस्पेडियस बिल्कुल टिप की प्रॉब्लम है या यूरिनरी पाइप बिल्कुल नीचे से खुल रहा है, अगर इस तरह की कोई चीज देखी जाती है, तो अगर हम उससे टाइम पे करेक्ट कर सकते हैं, जो नॉर्मली 1 to 3 years के आसपास, 1 to 5 years के आसपास, तो बच्चे की ग्रोथ में एक तरह की वो साइकोलॉजिकल इंप्रिंटिंग नहीं होती कि उनको गड़बड़ है। वो अपने पियर्स, अपने मित्रों के साथ, अपने पियर्स के अपने जो भाई बहन है उनके साथ एक तरह का वो कॉन्फिडेंस पहले से डेवलप हो जाता है। पेरेंट्स के लिए फिर वो दुविधा नहीं रहती है। पर याद रखिएगा, हाइपोस्पेडिया और एपिस्पेडिया सर्जरी बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्जरी हो सकते हैं कई बार, और कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी हो सकती है, डिपेंड करता है डिग्री क्या है। अगर वैसा है तो ये क्योंकि यूरिनरी पाइप पेनाइल ऑर्गन के अंदर ही है, और इसकी जो भी सर्जरी होती है, जो भी स्कार्स होते हैं, वो फ्यूचर में एडोलेसेंस और एडल्टहुड में एक तरह का स्कार छोड़ के जाते हैं। उनका फेलियर हो जाना, कॉम्प्लेक्स सर्जरीज, मल्टीपल सर्जरीज की रिक्वायरमेंट होना, और उसके बाद जो बैटन पास होता है फ्रॉम चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस टू एडल्ट, उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। बिकॉज तब हम जो सर्जरीज करते हैं वो सर्जरीज और भी कॉम्प्लेक्स होती है, बिकॉज लोकल टिश्यू अवेलेबल नहीं होता, उसमें काफी स्कार्स मिलते हैं। तो बहुत बार ये देखा गया है कि अगर मल्टीपल सर्जरीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सर्जरीज हम करके स्टेबलाइज करते हैं, फिर कुछ सर्जरीज हम जरा बाद के लिए छोड़ते हैं, जब हार्मोन के द्वारा अगर ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, तो उनकी स्किन, उनकी टिश्यूज, उनका फ्लैप्स लेकर के रिपेयर करता है। तो ये चैलेंज हर समय है कि हाइपोस्पेडियास, एपिस्पेडियास, जो यूरिनरी ग्रोथ या कंजेनिटल डिफॉर्मिटीज है, उन डिफॉर्मिटीज की प्रॉब्लम पेनाइल ऑर्गन को भी तंग कर सकती है, और करती है, बिकॉज ये दोनों इंटरलिंक्ड है, एक के अंदर एक है, यूरिनरी पैसेज पेनाइल शाफ्ट के अंदर है। तो एक का प्रॉब्लम होना दूसरी की प्रॉब्लम को बढ़ा सकती है, और बहुत बार इस तरह से उनकी डेवलपमेंट पहले ही कम रहती है, उसके बाद ग्रोथ और स्कार्स और ऑपरेशन के बाद उनकी जो नेचुरल ग्रोथ है वो पहले ही घटी रहती है, और उसकी डिफॉर्मिटी जो बनती है बहुत हद तक सर्जरीज के बाद, वो शायद लोगों को बहुत बार नाकाम छोड़ देती है। तो चैलेंजेस हैं इनके, और हम बहुत से एडोलेसेंट एडल्ट्स को और बहुत ही एडल्ट लोगों को इसके बारे में बहुत बार ट्रीट करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उनको खुश भी करते हैं, उनको क्योर भी करते हैं, ताकि एक्सटर्नल ऑर्गन्स की ट्रीटमेंट हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सो सर, हम लोगों ने आई थिंक वी हैव डिस्कस अ लॉट अबाउट ऑल द डिफॉर्मिटीज, एम्बिगस जेनेटिलिया, पेरोनिस डिसीज, एपिस्पेडियास, हाइपोस्पेडियास। सर आप यू आर यूरोलॉजिस्ट, सर्जन, यूरो एंड्रोलॉजिस्ट। सर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, सर्जरीज करते हैं, तो इसका उनके मैरिड लाइफ पे कितना इम्प्रूवमेंट पे इम्पोर्टेंट रहा है इसका रोल? बिल्कुल सही। तो अगर पूरी डिफॉर्मिटीज देखी जाए, तो कंजाइटल पेनाइल कर्वेचर है जो यंग लोगों में है, जो 15 से 25 साल के लोग आते हैं जिनके पहले से ही ऑर्गन बेंड है, अगर ऐसे लोग हैं तो उनकी हम डिफॉर्मिटी उस समय करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज उनको अपनी इरेक्शंस के बारे में मालूम है और वो अपने आप मायूस हो रहे हैं। वो लोग हैं जो पेरोनीज डिजीज के हैं, जो दंपति हैं, जो उस उम्र में मैच्योर ईयर में है, उनका ट्रीटमेंट से क्योर ले जाना बहुत जरूरी होता है। उनका पेन, उनकी ऑर्गन डिस्फंक्शन, उनकी श्रिंकेज, उनकी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ठीक करते करते उनके जो कॉर्पोरोप्लास्टी या बेंड को भी रिपेयर करना बहुत जरूरी होता है। जहां तक एम्बिगस जेनेटिलिया का सवाल है और इस सब्जेक्ट पे जिस तरह की बात हो रही है, याद देखिए, एम्बिगस जेनेटिलिया में कोई वन सर्जरी कैन क्योर ऑल, ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं बनी। हर सर्जरी को टेलर करता पड़ता है, और चार लोग एक ही प्रॉब्लम अलग अलग उम्र को लेके आए तो अलग तरह की एक्सपेक्टेशन, अलग तरह की डिफॉर्मिटी, अलग तरह की इश्यू होते हैं, अलग तरह के ऑर्गन अवेलेबल है हमारे पास, टिश्यू अवेलेबल है रिपेयर करने के लिए, तो उनकी अलग तरह की ट्रीटमेंट होती है। तो अगर एक्सपर्टीज देखा जाए और ट्रीटमेंट देखा जाए, तो आई थिंक इस जर्नी में इन सब लोगों के लिए एक मैसेज रहता है कि ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, शायद अपने डॉक्टर को टाइम पे मिलना होता है, क्योंकि हाइपोस्पेडियास, एपिस्पेडियास, मल्टीपल सर्जरीज फेलियर होने के बाद एडल्ट में एक ऑर्गन देखना जो बिल्कुल डिफॉर्म्ड है, वो ऑर्गन शायद बिल्कुल केपेबल नहीं है यूरिनरी और रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए, सेक्सुअल फंक्शन के लिए, ऑर्गन बहुत बार चेंज करना पड़ता है। तो उस तरह के ऑर्गन्स जो बहुत छोटे हैं, बहुत बेंट हैं, बहुत डिफॉर्म्ड हैं, जो बिल्कुल केपेबल नहीं है, और आप उस उम्र में आ रहे हैं जहां पे आपकी दंपति या पार्टनरशिप की जो पूरी मिसाल को आगे देखना है और आपको सपोर्ट करना है, बिकॉज आगे वाले पार्टनर की उतनी एक्सपेक्टेशंस रहती है और होती है, तो ऐसे कंडीशन में हमें बहुत हद तक समझाते हुए, आगे बढ़ते हुए ऑर्गन्स को केपेबल बनाना जरूरी होता है। तो पहले तो उस पुरुष की मेंस हेल्थ की कॉन्फिडेंस पुरुष को और उनके फैमिली को देना होता है, और फिर उनके पार्टनरशिप में उन्हें हेल्प करना होता है ताकि वो पार्टनर समझ पाए। तो ये चैलेंज है साहब, ये चैलेंज हर समय रहेगा, ये चैलेंज कभी नहीं हटने वाला। ये चैलेंज को
ट्रीट करने के लिए डॉक्टर बहुत बार मरीजों के मित्र बनते हैं और उस मित्रता में उनको समझाते हुए, हैंड होल्ड करते हुए उन ट्रीटमेंट को ले आते हैं जहां उनको फिर मायूस ना होने दें, उनको उस लेवल को ले जाएं जहां उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाए, एक्सपेक्टेशंस को प्रैक्टिकल लेवल पे ला पाए। Good, sir. I think, sir, we have discussed all the conditions, all the topics. तो जो हम लोग को फीडबैक में मिले थे श्रोताओं से कि ये चीजों के बारे में डिस्कस कीजिए. आई थिंक लॉट्स ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज दोज हैव बीन नाउ क्लियर. एंड सर, विथ योर परमिशन, क्या हम कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे इंटरसेक्स पीपल के बारे में डिस्प्ले हो रहे हैं, तो आई थिंक वो थोड़ा डिस्कस करना जरूरी रहेगा. प्लीज सर, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि क्या ये मतलब इंटरसेक्स पीपल जो होते हैं वो इट्स वेरी रेयर काइंड ऑफ अ थिंग, एंड इंटरसेक्स पीपल हैव बोथ पार्ट्स और बोथ सेक्सेस. सो इंटरसेक्स को किसी भी हद से जेंडर डिस्फोरिया या ट्रांससेक्सुअलिज्म के लिए कंफ्यूज ना करें. वो अलग तरह की एक मेंटल स्टेट होती है जिसमें ऑर्गन्स डेवलप्ड है. हम जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी करते हैं और उस तरह के सब्जेक्ट को डील करते हैं जहां माइंड बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करती, पर बॉडी के ऑर्गन सिस्टम्स नॉर्मल है. इंटरसेक्स वो स्टेट है जो मैं शुरू में एम्बिगुअस जेनिटेलिया की बात कर रहा था, तो वो कॉम्प्लेक्स वर्ड था, लेकिन अगर लूज टर्म देखा जाए, अगर एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स को देखा जाए, तो रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल फंक्शन के जो एनाटॉमी है, जो उनके ऑर्गन सिस्टम्स है, जिसमें आप एक बच्चे को देख के पुरुष या स्त्री ना बोल पाए, लड़की ना बोल पाए, तो इसे इंटरसेक्स कही जाती है. तो इंटरसेक्स की एक हद तक विडंबना रही है डॉक्टरों के लिए, पेशेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए. इंटरसेक्स की प्रॉब्लम ऐसी है कि अगर वो बहुत सीवियर लेवल ऑफ इंटरसेक्स सिचुएशन है तो ये अपने में प्रॉब्लम दे सकता है. तो इंटरसेक्स का एम्बिगुअस जेनिटेलिया, जिसको हम मेडिकल टर्म दे रहे थे, वो उस तरह का एस्पेक्ट है जहां ये उतनी रेयर नहीं जितना रेयर हम मानते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये इतना कॉमन नहीं है कि हर किसी को ये होता है. ये ऑब्वियसली एबनॉर्मलिटी है. तो अगर हम सब इस रोड पे जा रहे हैं कुछ एबनॉर्मलिटी होते हुए, कुछ लोगों को इस तरह की इश्यूज होते हैं जो जेनेटिकली या फिर हार्मोन रिलेटेड चेंजेस के द्वारा होते हैं, तो इन लोगों की ट्रीटमेंट इंटरसेक्स के लिए हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज और फिर जेनाइटल सर्जरीज में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं. तो इंटरसेक्स उस तरह का रिप्रोडक्टिव और सेक्सुअल फंक्शन एनाटॉमी की एब्सेंस है. क्या सर फिर ये लोगों की बहुत धारा रही है, फिर मित्र आए कि इंटरसेक्स पीपल जो होते हैं, वो जो कंडीशन है वो सिर्फ यंग पीपल में होता है? तो डॉक्टर साहब, इंटरसेक्स एक्चुअली कंजेनिटल कंडीशन है, जन्म से. एम्बिगुअस जेनिटेलिया ये इंटरसेक्स कंडीशन जन्म की कंडीशन है. तो यंग और ओल्ड की बात ये जन्म से ही है. ये कितनी डिग्री की है, कितना ज्यादा डिफॉर्मिटी है, कितना ये नॉर्मल से भिन्न है, कितना ये मेल से मेल नहीं लग रहा, कितना ये फीमेल से फीमेल नहीं लग रही है. और जब इनकी हमने जेनेटिक टेस्टिंग की तो ये इनका 46XY आया, मतलब ये जेनेटिकली मेल है और इनकी ऑर्गन्स मेल जैसे नहीं लग रही है. 46XX है, इनकी ऑर्गन्स फीमेल की तरह नहीं लग रही है. फीमेल के ऑर्गन्स अंदर होते हैं, यूट्रस और ओवरीज. अगर देखें तो उनमें डिफॉर्मिटी है, उनमें एब्सेंस है, वगैरह वगैरह. तो ऑब्वियसली ये यंग लोगों की नहीं है, ये जन्म से ही है. ये कब पकड़ में आया, कब हम और आप इसके बारे में तैयार हुए, जान पाए, वो हमारे लिए जरूरी होता है. सर, और एक मिथ बोल सकते हो आप जो कॉमन पीपल के माइंड में होता है कि इंटरसेक्स पीपल कांट हैव अ नॉर्मल लाइफ, दे कांट गेट प्रेग्नेंट, दे कांट हैव अ चाइल्ड. तो देखिए ऐसा है, इंटरसेक्स में किस लेवल की डिफॉर्मिटी है, अकॉर्डिंगली ये बताएगा कि हम फाइनली हम दंपति जीवन में पहले सेक्सुअली कैपेबल हो पाएंगे और फिर हम रिप्रोडक्टिव फंक्शंस निभा पाएंगे या नहीं. तो क्योंकि इसका जो लिंक एक्सटर्नल दिख रहा है, उसके कुछ लिंक्स इंटरनल भी होते हैं. ये एक जनरलाइज स्टेटमेंट कहना ठीक नहीं होगा कि ये कैपेबल नहीं होंगे. बहुत हद तक ये बिकॉज फर्टिलिटी तो टेस्टिस और ओवरी की बात है, और आज के जमाने में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन आर्टिफिशियल टेक्निक्स के द्वारा हमारे इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स, हमारे गायकोलॉजी एक्सपर्ट्स इस सब ट्रीटमेंट को बहुत आगे ले गए हैं. तो ये जनरलाइज करना ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये जरा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. और कॉम्प्रोमाइज होने के कारण ही एक गायकोलॉजिस्ट, एक यूरोलॉजिस्ट, एक एंड्रोलॉजिस्ट, इन सब का एक तरह से जो गठबंधन होता है वो बहुत हद तक हेल्प करता है ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट करने में. Thank you, sir. Thank you. I think there are 2-3 questions. Can we take that, sir? Please go ahead. We have time. सर, और एक श्रोता है हमारे जानना चाहते हैं कि क्या कैन मैस्टरबेशन लीड्स टू कर्वेचर ऑफ पेनिस?
सो डॉक्टर साहब ने बताया था एक्वायर्ड कर्वेचर या पेरोनीज डिजीज उस तरह की डिफॉर्मिटी है जो माना गया है मेडिकल साइंस में और साइंटिफिक लिटरेचर और एविडेंस के साथ माइक्रो ट्रॉमा से डेवलप हो रहा है। सो उस तरह के सेल्फ स्टिमुलेटरी एक्टिविटीज जो एबनॉर्मल पोस्चर्स में होते हैं जिसमें पता है कि कंटिन्यूस माइक्रो ट्रॉमा बन रही होती है, वो पॉसिबल है, वो बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको ट्रॉमा देते देते स्कार्स हो सकती है। स्कार्स हमारे सर्जरी के बाद भी होता है, स्कार्स इंजरी के बाद भी होता है, लेकिन हाँ ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि अगर आप सेल्फ स्टिमुलेशन या मैस्टरबेशन उस तरह के पोस्चर्स में कर रहे हैं जिसमें आप तरह की पेनाइल ऑर्गन की कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप माइक्रो इंजरी होते जा रही है, जैसे रबिंग वगैरह टू सम लोकेशंस, लाइंग इन डिफरेंट पोस्चर्स एंड प्रैक्टिसिंग, उन सब चीजों में चोट मानी जाती है और माइक्रो ट्रॉमा किसी भी तरह का कर्वेचर को ला सकता है बिकॉज एक स्कार बनाता है जो स्कार हील होते हुए ऑर्गन को टाइट करता जाता है और बेंड करता जाता है। बिल्कुल सर। एक क्वेश्चन जो फ्लैश हो रहा है वो है सर मेल ऑर्गन साइज के बारे में। सर कैन दिस मैस्टरबेशन आल्सो लीड्स टू इंक्रीज इन मेल ऑर्गन नो साइज? नो 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 एट ऑल। तो ये गलत होगा, ये किसी तरह का, हमारे पास ट्रैक्शन डिवाइसेस हैं जो हम सर्जरीज के बाद या फिर कुछ पेनाइल एनलार्जमेंट सर्जरीज जो हम करते हैं, हम कुछ तरह की सर्जरीज करते हैं डॉक्टर साहब जो आपको बताना चाहता हूँ जिसमें ऑर्गन्स बहुत छोटे हैं, ऑर्गन्स अपने स्टैंडर्ड डिविएशन से कम है उस साइज के लिए, उस बॉडी वेट के लिए, ये ऑर्गन्स बहुत कंसील्ड हैं प्री प्यूबिक फैट में, उनके लिए हमारे पास पेनाइल एनलार्जमेंट सर्जरीज अवेलेबल हैं जो हम बहुत फिक्स लोगों के लिए करते हैं और प्लानिंग से करते हैं। उन लोगों में हम ट्रैक्शन डिवाइसेस यूज करते हैं, वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस यूज करते हैं ताकि स्कार ना फॉर्म होने दे। उस तरह में एक तरह की स्टिमुलेशन ऑर्गन को दी जाती है, पर वो ट्रैक्शन और वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस है, वो मैस्टरबेशन नहीं है। मैस्टरबेशन से किसी का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा ऐसा मानना सही नहीं है। राइट राइट सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे जानना चाहेंगे, वो है माइक्रो पेनिस के बारे में, और क्या ओनली ऑप्शन इज द सर्जरी? सो अगर कुछ चीज पतला है तो उसको मोटा करना है, कोई चीज छोटा है तो उसको बड़ा करना है, और कोई चीज अगर बेंड है तो उसको सीधा करना है। सर जी, ये सब चीजों की ट्रीटमेंट ऑइंटमेंट और दवाई और मलहम और आयुर्वेद में नहीं है साहब। तो ये आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म जिसमें डॉक्टर किरण आपने इतने सारे क्वेश्चंस लिए और स्टिमुलेट करते गए अपने ऑडियंस को इस वार्तालाप में, जिसमें हम लोगों ने पता ही नहीं चला कब कहाँ आ गए बात करते करते। तो मेरा ये मानना होगा कि उस तरह की डिफॉर्मिटीज जो सर्जिकल डिफॉर्मिटीज है, जिसमें माइक्रोपेनिस है, जिसमें एक्यूट सीवियर कर्वेचर है, जिसमें सीवियर एंगुलेशन है, जिसमें कुछ तरह की बेंड है या कुछ तरह का चेंजेस है जो जो बिल्कुल सर्जिकल डिजीज है, उसको मेडिकली हम ठीक नहीं कर पाएंगे। तो उनकी दवाइयां खाना, तो मैं लोगों को हर समय अपने टेबल के क्रॉस बताता हूँ, बुखार के लिए कभी हम ऑपरेट नहीं करते, बुखार की ट्रीटमेंट सिर्फ दवाई होती है, फीवर की कोई सर्जरी नहीं होती है। लेकिन सर्जिकल डिजीज के लिए अगर रास्ते में रुकावट है तो रुकावट को खोलना है, अगर बेंड है तो बेंड को सीधा करना है, अगर कोई चीज छोटा है तो उसको सही साइज देना है। बिकॉज मैंने बताया एक्सटर्नल जेनिटेलिया की जो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स करते हैं, जो आपके यूरो एंड्रोलॉजिस्ट हैं इस देश में, वो इस दुविधा से हर समय गुजरते हैं कि आपको ठीक तो कर देंगे वो सर्जिकली और वैसे भी, लेकिन आपको खुश भी करना पड़ेगा बिकॉज आपका एक एक्सपेक्टेशन है, जो एक्सपेक्टेशन शायद बहुत हद तक चैनल्स यूट्यूब वगैरह देख के आप आए हुए हैं, तो आपको नहीं पता रहता है कि जो हम रिजल्ट दिखाते हैं यूट्यूब पे या जो भी चैनल्स आप देख करके आते हैं और जो एक्सपेक्टेशन लेकर के आते हैं, वो बहुत हद तक प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस ना हो सकता है, या वो एक सर्जरी में नहीं हुआ होगा। तो इसलिए ये सब ट्रीटमेंट की चीजों में काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है। मैं कन्विंस किसी को नहीं करता, हम काउंसिल करने की कोशिश करते, समझाने की कोशिश करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, आपकी बॉडी ये लग सकती है और आगे बढ़ना होता है। तो ऑब्वियसली सर्जिकल डिजीजेस का ट्रीटमेंट मेडिकली नहीं हो सकता, मेडिकल डिजीज का ट्रीटमेंट सर्जिकल नहीं हो सकता। कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जैसे प्रोस्टेट की बीमारी है, जहां पे हम एक तरफ मेडिकली भी ट्रीट करते हैं और जो लाइफ टाइम में जो जो डेविएट हो रहा है और सर्जिकल ऑप्शंस की तरफ जा रहा है, वो सर्जिकली ट्रीट करते हैं। तो आज के जमाने में वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस विद मेनी मेडिसिन्स व्हिच आर अवेलेबल इवन इन पेरोनीज डिजीज। In very early stages we can actually cut down the pain, we can remove the deformity by verapamil gel, पर वो मिलता नहीं है। तो बहुत सी दवाइयां भारत और देश में बन नहीं रही हैं, बहुत सी दवाइयां शायद उस लेवल तक काम नहीं करती और जब मरीज आता है तो देर हो जाता है। इन सब चीजों के बारे में डॉक्टर साहब, जहां तक हम आज इस इंपॉर्टेंट चैनल पे बात कर रहे हैं, अवेयरनेस ड्राइव्स के इन सब एस्पेक्ट्स में, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत लंबा चौड़ा बोला है, घंटे घंटे पेरोनीज डिजीज के बारे में और मेल फंक्शन के बारे में। तो मेरे को याद है कि हमने इन सब क्वेश्चंस को कवर नहीं किया होगा, पर हमने जनरलाइज्ड इंफॉर्मेशन दी है। आज आपके द्वारा और आपके श्रोताओं के द्वारा हम एक्चुअली उन क्वेश्चंस को टच बेस कर पा रहे हैं। तो अवेयरनेस ड्राइव्स आजकल
हम उस लेवल को ले जाना चाहते हैं जहां सोसाइटी उसको उस लेवल पे पहचाने, जहां पे एक डॉक्टर क्या कर सकता है, क्या एक्सपर्टीज दुनिया में और वर्ल्ड में अवेलेबल है, और उस तरह की एक्सपर्टीज हम कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग स्पेशलिटी से, और यूरोलॉजी में हर सब स्पेशलिटी से, वो इनकॉन्टिनेंस हो, वो प्रोस्टेट की बीमारी हो, मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो, एक्सटर्नल जेनिटलिया इश्यू हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो, और ये सब की बहुत सी इश्यूज हमने मेरे यूट्यूब चैनल पे कवर की हुई है जानबूझ के, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो। तो मैं आज आपके श्रोताओं को बधाई देता हूं कि आप यूट्यूब पे ये सब जो चैनल्स को देखते हैं, या डॉक्टर संजय पांडे की यूट्यूब चैनल को देखते हैं। लुपिन इंडिया की इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म, जहां से हम उन सब टॉपिक्स को कवर कर पा रहे हैं, जहां डॉक्टर साहब बिल्कुल स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस पूछते हुए एक पूरी सब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं, और बिल्कुल वो भाषा में जो श्रोताओं की भाषा है। आई थिंक अपने को बहुत खुशी होता है कि हम ये सब टॉपिक्स को उस लेवल तक कवर कर पा देखो, thank you, sir. Thank you so much. I think we have discussed a lot, and आज का जो टॉपिक था बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मेल ऑर्गन डिफॉर्मिटीज, और उसके बारे में जितने भी क्वेरीज थे, डाउट्स थे, तो उसके ऊपर जो भी डिस्कशन हुआ, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, सर। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने आपके बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के ये सब चीजें हम लोग के साथ डिस्कस की, और वो भी बहुत ही आसान और सिंपल लैंग्वेज में। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सर। Sir, before wrapping up today's session, we would like to have your concluding remark on today's discussion. डॉक्टर किरण, बहुत धन्यवाद। ये एक्चुअली इस तरह का प्रोग्राम आप लोगों ने यूं डिवाइस किया कि हम सोसाइटी के इतने करीब जा पा रहे हैं। ये ईरा में जहां वेबकास्ट के द्वारा इस प्लेटफॉर्म से, यहाँ कोकिलाबेन हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पे बैठे बैठे आपसे बहुत दूर से वार्तालाप करते हुए पूरे देश के वो सारे क्वेश्चंस हम ले पाते हैं, और इन सब डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को, जो एगनी, एंग्विश, डेस्परेशन और डिस्पेयर के तरफ से एक मेल को मेंस हेल्थ में मायूस कर रहा होता है, हम एड्रेस कर पाते हैं। इसे जितने भी पुरुष इसे देखते हैं उनको प्रोत्साहन मिलती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरह की प्रोत्साहन हमें बार बार मिलती है, और ये प्रोत्साहन बहुत आगे तक ले जाने के लिए, तो हम जो टॉपिक्स एड्रेस करते आए वो अच्छे टॉपिक्स रहे। वो टॉपिक्स आपके जितने भी श्रोता हैं वो देखते आए, और मेरे को आशा है कि इस तरह के टॉपिक्स को हम आगे बढ़ा करके सोसाइटी तक आगे जा पाएंगे। तो आपका बहुत धन्यवाद, आप और लुपिन इंडिया का, कि आप लोगों ने इस तरह का एक चीज को डिवाइस किया है, और फिर उस लेवल को ले गए हैं जहां पे हम एक्चुअली मेंस हेल्थ पे वहां तक बात कर पा रहे हैं, जो सोसाइटी खुद खोल के बात नहीं कर पा रही थी। आज वो आके सुन पाते हैं, और आपके प्लेटफॉर्म को इसलिए धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। थैंक यू, सर। थैंक यू सो मच। सर, अभी हम नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे। सर, आपके साथ हम लोग डिस्कस करना चाहते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, प्रैक्टिकल टिप्स एंड नीड्स इन मेंस हेल्थ। तो सर, इसके लिए हम आपसे और एक बार अगले हफ्ते फिर से जुड़ेंगे। तो हमारे श्रोताओं के लिए ये मैं बताना चाहूंगा कि अगले हफ्ते हम लोग फिर से आपके साथ बने रहेंगे, और टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, प्रैक्टिकल टिप्स एंड नीड्स इन मेंस हेल्थ। सो डू जॉइन अस ऑन नेक्स्ट Sunday, 20th February at same time. So thank you so much, sir. Thank you, audience, and have a great day. बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, और आशा करते हैं अगली बार बहुत प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बात कर पाएंगे, और फिर आपके श्रोताओं के वो क्वेश्चन ले पाएंगे जो एक्चुअली प्रैक्टिकल है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फ्रॉम दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म। हैव अ ग्रेट संडे आफ्टरनून, इवनिंग, एंड अ ग्रेट वीकेंड विथ योर फैमिली।